क्या दया है मेरी। क्या बात है यार, दया है मेरी। मतलब पढ़ाई का काम कर रहे हो या नहीं कर रहे इन दिनों में? हाँ, दया तो जेठालाल की है। नहीं, रियल लाइफ में तो उसकी भी नहीं हुई, खैर वो। हाँ, वो चली गई। वो मैं भी वही कहने वाला था। रियल लाइफ में तो बेचारा जेठा भी ऐसे ही रह गया, खाली रह गया। चलिए, तो उम्मीद तो यही है कि आपके हालचाल सभी के अच्छे होंगे और लिखाई पढ़ाई का काम आपका प्रॉपर तरीके से चल ही रहा होगा शायद। उसी तरीके को और आगे बढ़ाने के लिए अभी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों के साथ में ही क्लास को स्टार्ट करेंगे अभी। और सबसे पहला जो बात वो तो यही है, मैं बार बार कहता हूँ क्लासों में, आज भी कह रहा हूँ इस बात को। और वो केवल इतनी सी बात है कि जहाँ भी नहीं समझ में आए, जहाँ भी डाउट हो, 5 बार पूछो, 10 बार पूछो, 15 बार पूछो। क्योंकि लिखने के लिए आप क्लास में नहीं आते हो, मेरा बिल्कुल क्लियर फंडा है ये। क्लास में आते हैं हम समझने के लिए। यही कारण है मैं पहले समझाता हूँ, समझाने के बाद में फिर आपसे पूछता हूँ समझ में आया नहीं आया, और लास्ट में फिर आपको लिखवाता हूँ मैं। तो आपको भी यही काम करना है, पहले ध्यान से सुनना है। कोई भी बात आपको लगता है कि नहीं समझ में आई, तो आपको 2-2, 3-3, 5-5 बार जब तक आपका मन करे तब तक आपको पूछते रहना है। और सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि ये लिखा हुआ कहीं काम आने वाला नहीं है आप लोगों को। काम यदि आएगा तो समझा हुआ काम आएगा। इसलिए बिंदास होकर पूछना, किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं एक बार प्रश्न पूछूंगा, एक ही प्रश्न को 2 बार पूछूंगा, एक ही प्रश्न को 3 बार पूछूंगा, मेरे साथ वाले, मेरे पड़ोस वाले टीचर क्या सोचेगा, ये सोचने का काम उनका है। ये सोचने का काम आपका नहीं है। आपका तो काम ये है कि क्लास में पर डे समझना है और पर डे समझ के ही क्लास से बाहर जाना है। बस इस पर फोकस रहना चाहिए। कहीं भी आपको लगता है कि सर प्रश्न कैसे बनेंगे, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, ये तमाम बातें आपको पूछते रहना है और इनको पूछकर ही आगे बढ़ना है। अब देखिए साहब, जब हम बात करते हैं एसएमसी के बारे में बात करते हैं तो हाँ जी, भाई कैसे कर रहे थे? हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। तो अभी एक बार चूंकि एसएमसी स्टार्ट किया है, इस एसएमसी को कंप्लीट करने के बाद में प्रबंधन किसे कहते हैं, प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, इन तमाम चीज़ों को मैं बताऊंगा आप लोगों को। इसी टॉपिक में आएगा वो, है ना, इसी टॉपिक में समझा दूंगा वो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे बताया करो, पूछा करो कि भाई आपकी ये आपकी जिज्ञासाएं हैं। पूछोगे तो देखो सारे जवाब आ जाते हैं, नहीं पूछोगे, नहीं बताओगे तो कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। तो भाई देखिएगा, जब आप लोगों ने एसएमसी के बारे में बात कही थी, देखो बीच में आप लोगों ने रोका था उस समय पर, जब मैं आपको परिदृश्य पढ़ा रहा था आप लोगों को। उस समय पर मैंने संस्थाएं आपको बताई थी। जब मैं संस्थाएं बता रहा था कि भाई स्वायत्त शासी संस्थाएं कौन कौन सी होती है, राजकीय संस्थाएं कौन कौन सी होती है, उस समय पर आप लोगों ने कह दिया कि सर पता ही नहीं चल रहा कौन सा टॉपिक चल रहा है, क्या पढ़ रहे हो। अदरवाइज जो आप लोग कह रहे थे कि सर ये संस्थाएं थोड़ा सा इनके बारे में बता देते तो अच्छा होता, और वो संस्था ही करवाने वाला था उस समय पर। लेकिन आप लोग बीच में आप लोगों ने माहौल क्रिएट कर दिया कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक चल रहा है। वरना वो सारी की सारी जो संस्थाएं लिखवाई थी मैंने, अगली क्लास में मैं उन्हीं के बारे में चर्चा करता आपसे कि डाइट किसे कहते हैं, आरएचसीआरटी किसे कहते हैं, बीएसईआर किसे कहते हैं, क्योंकि अगली क्लास में उनको डिटेल पढ़ने वाले थे। लेकिन उससे पहले तो आप कह रहे थे कि सर हमें तो समझ में नहीं आ रहा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। इसलिए आप केवल आपके जो डाउट्स है उन डाउट्स को मुझे बताते चलिए कि सर ये थोड़ा सा बता दीजिए, सर ये थोड़ा समझा दो, ये दोबारा बता दो, ये थोड़ा दोबारा बता दो। क्योंकि आप लोग बताओगे तो मुझे मालूम चलेगा कि दिक्कत कहाँ पर है, और आप बोलोगे नहीं तो मुझे मालूम नहीं चलेगा कि आपकी परेशानी कहाँ पर है। तो आपने प्रबंधकारी संस्थाओं के बारे में कहा है, बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन वो पहले ये तो मालूम चले कि वो संस्थाएं हैं कौन कौन सी जो प्रबंधन करती है, और उसके बाद में हम बात करेंगे भाई प्रबंधन होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक एसएमसी आपके यहाँ पर सिलेबस में दे रखी है, एसडीएमसी इसके साथ में बता दूंगा क्योंकि वो भी प्रबंधन का ही काम करती है। अब सवाल ये उठता है साहब, हमारे यहाँ पर जब राजस्थान में बात करें, और राजस्थान के अलावा यदि हम बात करते हैं आरटीई 2009 के बारे में, तो ये 2 बहुत बड़े नाम हैं हमारे यहाँ। एक तो है आपका आरटीई 2009 और दूसरे का जो नाम है वो है आरटीई 2011। ये दोनों ही बड़े काम की चीज़ है ये। और दोनों ही बड़े काम की चीज़ क्यों है भाई, ऐसा क्या है कि मैंने इनको महत्व दिया है? तो आरटीई 2009 और आरटीई 2011, इनमें कुछ धाराएं बड़ी काम की है हमारे लिए। जैसे यदि आप बात करोगे आरटीई 2009 की बात करोगे तो इसका एक लेसन है,
और उस लेसन को आपने नाम दिया है लेसन नंबर 4 आपने कहा है। और ये जो लेसन नंबर 4 है जिसका नाम क्या है, तो आपने इसका नाम दे दिया भाई विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। ये आपका एक लेसन है जिसमें आपने कह दिया विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य, ये लेसन नंबर 4 है आपका। और दूसरी तरफ यदि हम बात करें तो जब आप कहोगे आरटीई 2011, तो इस आरटीई 2011 का एक लेसन है और उस लेसन को नाम दिया आपने अध्याय नंबर 2। और ये जो अध्याय नंबर 2 है इसका आप लोगों ने नाम क्या दिया, तो भाई इसका नाम है एसएमसी, नाम ही है इसका एसएमसी, जिसको आपने कहा विद्यालय प्रबंधन संस्था। अब ये जो एसएमसी है लेसन का नाम है, इसकी धारा 3, इसकी धारा 4 और इसकी धारा जो 5 है, इनमें आप लोगों ने एसएमसी के बारे में विवरण दे रखा है। और उधर यदि बात करोगे तो ये जो लेसन नंबर 4 है, इस लेसन नंबर 4 की जो धारा नंबर 21 है और 21 के अलावा जो धारा नंबर 22 है, उसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो जवाब है आपका एसएमसी के बारे में। तो भाई देखिए ये तो एक प्रावधान है आपके, ये तो विवरण है आपको कि एसएमसी के बारे में प्रावधान जिक्र कहां कहां पर कर रखे हैं। तो जवाब हो गया है आरटीई 2009। और ये जो आरटीई 2009 है, उस आरटीई 2009 के लेसन नंबर 4 और 4 नंबर लेसन का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। और इसकी 2 धाराएं हैं, धारा नंबर 21 और धारा नंबर 22। उसमें किसके बारे में प्रावधान कर रखा है, एसएमसी के बारे में। और इधर देखोगे आरटीई 2011 और आरटीई 2011 का लेसन नंबर 2 जिसका नाम ही है एसएमसी, उस एसएमसी की 3 धाराएं 3, 4 और 5 का संबंध किससे माना जाएगा, तो जवाब है विद्यालय प्रबंधन संस्थाओं के साथ में। तो पहला प्रश्न तो क्लियर है आपका। यदि पूछेगा एसएमसी के बारे में आरटीई 2009 के कौन से लेसन की कौन सी धाराओं में एसएमसी की व्यवस्था है, तो लेसन नंबर 4 हो गया है। लेसन नंबर 4 का नाम है विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य और धारा कौन सी हो गई है, 21 एवं 22। अब यदि आपसे पूछा जाएगा कि साहब आरटीई 2011 के कौन से लेसन की कौन सी धाराओं में एसएमसी का विवरण है, तो लेसन नंबर रहेगा 2 का नाम है विद्यालय प्रबंधन समिति या एसएमसी और धारा कौन सी बनती है, 3, 4 एवं 5। तो अब हमें ये तो मालूम है कि साहब एसएमसी के गठन के बारे में प्रावधान आरटीई 9 में भी कर रखे हैं और दूसरा जवाब है आपका आरटीई 2011 में भी कर रखे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये तो प्रावधानों के बारे में बात है कि साहब आरटीई 9 में भी कहा है, आरटीई 2011 में भी कहा है, लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल है वो प्रश्न ये उठता है कि साहब ये जो एसएमसी है ये हमने गठन क्यों की जाती है। सबसे पहला जवाब है कि एसएमसी क्यों गठन की जाती है, इसके गठन के पीछे क्या कारण रखे गए हैं, क्या उद्देश्य रखे गए हैं, कौन कौन से काम हैं जो हमने इसको सौंप रखे हैं। और दूसरा जवाब है कि ये जो एसएमसी है ये कौन से विद्यालयों में गठित की जाती है। मतलब 2 प्रश्न सबसे पहले हैं, कौन से विद्यालयों में इनका गठन होगा और दूसरा जवाब है कि इनका गठन क्यों किया जाता है। तो पहला जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है और वो प्रश्न कौन सा होगा, कहते साहब आपके जो राजकीय विद्यालय होंगे, राजकीय विद्यालय का मतलब हो गया है कि जो आपके सरकारी विद्यालय हैं और सरकारी विद्यालयों के अतिरिक्त कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जिनको सहायता किसके द्वारा प्रदान की जाती है, सरकार के द्वारा। और सरकार के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं, जिसको आपने कह दिया है कि सरकार से सहायता प्राप्त विद्यालय, ये आपने जवाब दे दिया है। सरकार से सहायता प्राप्त जो विद्यालय होंगे, अब आपके मन में प्रश्न आएगा गुरुजी सरकारी स्कूल तो समझ में आ रहा है, लेकिन ये सरकार से सहायता प्राप्त जो स्कूल है ये कौन से होंगे। तो याद रखना भाई, कुछ स्कूलों को चलाने के लिए सरकार अनुदान देती है, ऐड देती है, और उन्हीं को आप बोल देते हो अनुदानित विद्यालय भी बोल देते हो। और अनुदानित जो विद्यालय होंगे उन्हीं को हमारे यहाँ पर नाम दिया गया है अनुदानित विद्यालय, और उन्हीं को दे दिया है सहायता प्राप्त विद्यालय। दोनों नाम आपको याद रखने हैं, सरकारी विद्यालय और सहायता प्राप्त विद्यालय या अनुदानित विद्यालय। तो हमारे यहाँ पर जितने भी सरकारी विद्यालय हैं
अब सरकारी विद्यालय में, चाहे राजस्थान सरकार का स्कूल हो, चाहे केंद्र सरकार का स्कूल हो, चाहे आप लोगों का स्कूल केंद्रीय विद्यालय हो, चाहे स्कूल नवोदय विद्यालय हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, सैनिक स्कूल हो, हर जो स्कूल है आपका, उन स्कूलों में तथा सरकार की सहायता से जो स्कूल चल रहे हैं, उन सभी स्कूलों में, चाहे वो स्कूल आपका कक्षा 1 से लेकर 5 तक का स्कूल हो, चाहे वहां पर जो स्कूल है 6 to 8 तक का हो, और चाहे भाई वो स्कूल आपका 1 से लेकर 8 तक का ही क्यों ना हो, इन स्कूलों में आपको किसका गठन करना होगा? तो जवाब है एसएमसी का गठन करना होगा। अब इसमें एक और थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट आ जाता है कई बार, और टेक्निकल फॉल्ट क्या है कि सब कुछ ऐसे स्कूल भी है जो आपका 1 to 10th भी चल रहे हैं भाई, और कुछ स्कूल ऐसे हैं जो 1 to 12th भी चल रहे हैं। अब इन्होंने जवाब दिया कि सब वे स्कूल जहां पर किसी भी रूप में कक्षा 1 से 5 या कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है, वहां पर आपको किसका गठन करना होगा? एसएमसी का गठन करना है। मतलब स्कूल यदि 1 to 10 चल रहा है तो 1 to 10 में भी 1 to 8 वाली जो क्लास होगी उसके लिए आपको किसका गठन करना होगा? एसएमसी का। आपका स्कूल भले ही 1 to 8 चल रहा है, लेकिन वहां पर 1 to 8 की जो क्लास होगी उसके लिए आपको किसका गठन करना है? एसएमसी का। तो हमने क्लियर जवाब दे दिया कि साहब स्कूल चाहे राजकीय हो, चाहे स्कूल आपके सहायता प्राप्त हो, वहां पर यदि किसी भी रूप में कक्षा 1 से 5 की, 6 से 8 की या 1 से 8 की पढ़ाई होती है, वहां हमें किसका गठन करना पड़ेगा? एसएमसी का गठन करना पड़ेगा। अब दो प्रश्न हमारे पास में है। प्रश्न नंबर पहला है कि साहब ये जो एसएमसी है इसके प्रावधान कहां पर मिलते हैं, कहां पर किए गए हैं? तो आपका पहला जवाब है आरटीई 2009 में मिलते हैं और आरटीई 2011 में मिलते हैं। पूछेंगे आरटीई 9 में कहां मिलते हैं? लेसन नंबर 4 में मिलते हैं, और उसकी जो धाराएं हैं वो है 21 और 22 है। 21 जो है उसमें लिखा है एसएमसी के गठन के प्रावधान, और 22 में लिखा है एसएमसी के कार्यों का उल्लेख। इधर यदि बात करोगे, जो आपका लेसन नंबर 2 है आरटीई 11 का, उसमें 3 में लिखा हुआ है एसएमसी की संरचना के बारे में लिखा है, 4 में लिखा हुआ है एसएमसी की कार्यकारिणी के बारे में, और 5 में लिखा हुआ है विकास योजनाओं के बारे में। इसका मतलब है इन दोनों में प्रावधान कर रखा है एसएमसी के बारे में। एसएमसी कौन से स्कूलों में गठित होगी? राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में, जहां किसी भी रूप में कक्षा 1 से 5 तक या 6 से 8 तक या 1 to 8 की पढ़ाई होती है, उनमें हमें किसका गठन करना पड़ेगा? तो जवाब है एसएमसी का। अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि साहब एसएमसी क्यों गठित की जाती है, क्या कारण है इसके, क्या उद्देश्य आपने रखे थे, और एसएमसी को कौन कौन से काम करने होते हैं? तो उनको बड़ा ध्यान से रखना, क्योंकि जब भी आपसे पूछेगा कि ये जो एसएमसी है आपकी, और ये जो एसएमसी है ये कौन कौन से कार्य करेगी, या इसके जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य आप लोगों ने कौन कौन से बनाए हैं, तो एसएमसी का जो उद्देश्य है इसके बारे में यदि कोई प्रश्न पूछा गया तो फिर आपको याद रखना ये प्रश्न वो होगा जो कॉन्सेप्चुअल होगा, मतलब रटने रटाने वाला कुछ भी नहीं होगा। या तो यहां से सही करके आओगे और या फिर आप गलत करके आओगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जाएगा एसएमसी के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है या कौन सा कथन असत्य है। क्या पूछा जाएगा? आपको कार्य दे देगा और प्रश्न पूछेगा निम्न में से कौन सा एसएमसी का कार्य नहीं है, निम्न में से कौन सा कार्य है जिसको एसएमसी नहीं करती है। तो अब वहां ढेर सारे कार्य दे रखे होंगे और एक कार्य ऐसा होगा जो सही नहीं होगा और बाकी कार्य ऐसे होंगे जो सही होंगे। तो आप कहोगे सर ऐसा कौन कौन सा कार्य है जिसको एसएमसी करती है? तो भाई देखिएगा, जब आप एसएमसी के कार्यों के बारे में जिक्र करोगे तो उसको सबसे पहला जो काम आपने दिया है वो यही है कि साहब ये जो एसएमसी है, जिस क्षेत्र में आपका स्कूल स्थित है, जिस वार्ड में आपका स्कूल स्थित है, उस स्कूल के क्षेत्र में रहने वाले, उस वार्ड में रहने वाले जो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे हैं, और 6 से लेकर 14 वर्ष के वे बच्चे जो अनामांकित हैं, अनामांकित का मतलब होता है जिनका किसी भी स्कूल में अभी दाखिला नहीं हुआ है, जिन्होंने एडमिशन ही नहीं लिया है, वो स्कूल में ही नहीं गए, तो कहते हैं कि साहब जिस वार्ड में, जिस क्षेत्र में आपका स्कूल स्थित है, उस वार्ड में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के अनामांकित बालकों की
पहचान करना और उनको विद्यालय से जोड़ना। पहला काम हो गया है। सपोज करिए कि हम जहां पर बैठे हैं ये एक्स नंबर वार्ड है, ये ऐसा मान लेते हैं हम। अभी जो स्टार वार्ड है आपका, इस वार्ड में 6 से लेकर 14 वर्ष के जितने भी बालक बालिकाएं हैं, उन बालकों की पहचान करना और पहचान करके उनको स्कूल में जोड़ना, उनका स्कूल में दाखिला करवाना, उनको स्कूल तक लेकर आना, ये काम किसका रहेगा? एसएमसी का। तो पहला नाम हो गया है अनामांकित बालकों की पहचान करना एवं उन्हें स्कूल से जोड़ना। ये पहला काम हो गया है। दूसरा जो काम बताया आपने, वो बताया कि साहब स्कूल जिस वार्ड में स्थित है, उस वार्ड में जितने बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के जो अभिभावक होंगे, जो माता पिता होंगे, जो उनके संरक्षक होंगे, उनको बाल अधिकारों के बारे में बताना, उनको बाल अधिकारों के संरक्षणों के बारे में बताना, उनको आरटीई 2009 के बारे में बताना, उनको आरटीई 2011 के बारे में बताना, उनको स्थानीय प्राधिकारी राज्य सरकार के जो कर्तव्य है, उन कर्तव्यों से बताने का जो काम है, वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? एसएमसी के द्वारा। अब आपने कहा सर ये मतलब क्या है, समझाओ दोबारा, समझ में नहीं आया। आप मुझे बताइए, कई बेचारे माता पिता आज भी, कई क्षेत्र आज भी ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर माता पिता शिक्षित नहीं है। आज भी बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर माता पिता जागरूक नहीं है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बेचारे माता पिता को पता ही नहीं है कि सरकार उनके बच्चों के बारे में क्या सोच रही है, कौन कौन से कार्यक्रम चला रही है। तो ऐसे जगह पर माता पिता को, संरक्षकों को, अभिभावकों को बालकों के अधिकारों के बारे में बताना। और बालकों का अधिकार क्या है कि अब बच्चों को मिल चुका है शिक्षा का अधिकार। ना तो कोई स्कूल, ना कोई माता पिता, ना कोई संस्था बच्चों को पढ़ने से नहीं रोक सकती। ये बात आप किसको बताओगे? माता पिता को बताओगे। आप उनको बताओगे कि साहब बालकों के अधिकारों का यदि कोई उल्लंघन करता है तो उस कंडीशन में आप कौन कौन से कदम उठा सकते हो, ये आप उनको बताओगे। आपको बताना पड़ेगा कि साहब यदि आपका बच्चा स्कूल में जा रहा है और उस बच्चे के साथ में कोई भी टीचर, कोई भी स्टाफ यदि दुर्व्यवहार करता है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, क्या करना चाहिए, इन सब के बारे में बताने का काम एसएमसी करती है। किसको? बच्चों के माता पिता को, उनके अभिभावकों को, उनके संरक्षकों को। तो पहला जवाब तो दे दिया आपने, अनामांकित बालकों की पहचान करना और उनको स्कूल से जोड़ना, शॉर्ट में नाम हो गया है। दूसरा जवाब रहेगा कि साहब बालकों के माता पिता को, कोई जरूरी नहीं है अभिभावक संरक्षक बार बार में बोलो, एक शब्द काफी है। बालकों के माता पिता को बाल अधिकारों के बारे में जानकारी देना, बालकों के अधिकारों के संरक्षण के उपायों के बारे में बताना, और जो राज्य सरकार है, जो आपके स्थानीय प्राधिकारी है, उनके दायित्वों के बारे में बताना कि आपके बच्चों के लिए उन्हें कौन कौन से काम करने हैं। ये बताने का काम कौन करेगा? एसएमसी करेगा। इसका मतलब है एसएमसी माता पिता को जागरूक बनाने का काम करती है। दो ही काम बताए हैं, पहला है अनामांकित बालकों की पहचान और स्कूल से जोड़ना, और दूसरे में आप डायरेक्टली कह सकते हो कि माता पिता को जागरूक करने का जो काम है वो भी किसके द्वारा किया जाएगा? एसएमसी के द्वारा। एक बार मैं इन बातों को लिखवा देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आपका जो हेडिंग है वो तो रहेगा आपका एसएमसी मतलब विद्यालय प्रबंधन समिति। हेडिंग हमारा रहेगा एसएमसी, जिसको आपने स्कूल मैनेजमेंट कमेटी कहा है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, जिसको आपने कहा है विद्यालय प्रबंधन समिति। विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति,
स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, एसएमसी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और आप इसमें लिखेंगे, करे भाई लिखना स्टार्ट। चलिए जी, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन संबंधी प्रावधान, गठन संबंधी प्रावधान आरटीई 2009, आरटीई 2009 के अध्याय 4 के अध्याय 4 की धारा 21 की धारा 21 व कार्यों का उल्लेख, कार्यों का उल्लेख धारा 22 में मिलता है, धारा 22 में मिलता है। भाई आर का मतलब हो गया राइट टू एजुकेशन एक्ट, है ना। आरटीई आप सोचे गुरुजी क्या है ये, इसका फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं इसको, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहते हैं। और इसको हिंदी में यदि हम बात करें तो इसको कहते हैं शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये इसका फुल फॉर्म होता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, आरटीई का फुल फॉर्म है ये, आरटीई राइट टू एजुकेशन एक्ट, और हिंदी में आप कह रहे हो शिक्षा का अधिकार अधिनियम। बस थोड़ा सा एक चालाकी जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जब आप इसको आरटीई 2011 कहोगे तो आरटीई 11 में इसका नाम बदल जाएगा, और नाम क्या बदलेगा, शिक्षा तो रहेगा, का भी रहेगा, अधिकार भी रहेगा, लेकिन वहां अधिनियम नहीं आएगा, वहां हो जाएगा नियम हो जाएगा, शिक्षा का अधिकार नियम 2011। पिछला जो थर्ड ग्रेड का एग्जाम आप लोगों ने दिया होगा या पेपर आप लोगों ने देखा होगा, तो वहां पूछा था भाई आरटीई 11 की जो फुल फॉर्म है वो क्या रहेगी, तो वहां आपका जवाब रहेगा शिक्षा का अधिकार नियम 2011। और जब आरटीई 9 की पूछोगे तो आपका जवाब रहेगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2011। पूरा नाम यदि आरटीई 11 का करोगे तो फुल फॉर्म रहेगा राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम 2011। यदि आप आरटीई 9 की पूछोगे तो आपका जवाब रहेगा शिक्षा का निशुल्क एवं अनिवार्य अधिकार अधिनियम 2009। बस फर्क क्या है कि जब राजस्थान में पूछोगे तो अधिनियम शब्द नहीं आएगा, नियम आएगा, क्योंकि उसमें नियमों का उल्लेख कर रखा है। और जब आप बात करोगे 2009 की बात करोगे, वहां धाराओं का उल्लेख कर रखा है, इसलिए वो बनता है आपका अधिनियम। तो ये आपने लिखा है भाई इसकी इस धारा में मिलता है। नेक्स्ट लाइन में मिलेंगे और उसमें लिखेंगे साहब राजस्थान, राजस्थान, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे राजस्थान निशुल्क एवं, राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2011 ब्रैकेट में हम जरूर लिखेंगे आरटीई 11, आरटीई 11 हमने लिखा है कि साहब राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार नियम 2011 के अध्याय सेकंड, अध्याय सेकंड, जिसको इंग्लिश में आपने कहा था एसएमसी, और हिंदी में क्या कह रहे हो, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन
समिति की धारा 3, 4, 5 क्रम से एसएमसी की संरचना कॉमा करके कार्यकारिणी के गठन व विकास योजनाओं से संबंधित है। देखो भाई, ये जो लाइन है ना लास्ट वाली, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है क्योंकि बातें ज्यादा आई है इसमें। देखो, मैंने ऊपर तो लिखवा दिया 3, 4 और 5 नंबर की धारा, और नीचे लिखवा दिया क्रम से, और क्रम से करके हमने लिखा है कि भाई देखो, एसएमसी की संरचना, दूसरा है कार्यकारिणी के गठन, और तीसरा क्या लिख दिया है, विकास योजनाओं से संबंधित। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3 जो धारा है उसका संबंध किससे है, संरचना से है। 4 नंबर की जो धारा है उसका संबंध किससे है, कार्यकारिणी के गठन से है। और 5 नंबर की जो धारा है उसका संबंध किससे है, विकास योजनाओं से। अब आपने कुल मिलाकर देखोगे 5 तो धाराएं देखी है आप लोगों ने। 5 धाराएं कौन कौन सी, 2 धाराएं देखी है आरटीई 2009 की, और उसमें धारा कौन सी थी, 21 और 22, और आरटीई 2011 की 3 धाराएं आपने देखी है, धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5। डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि सब आरटीई 2009 की कौन सी धाराएं एसएमसी से संबंधित है, तो आपका जवाब रहेगा 21 और 22। और अध्याय का नाम पूछोगे तो अध्याय 4 रहेगा, और 4 अध्याय का जो नाम है वो क्या है, आपने कहा विद्यालय एवं शिक्षकों के कर्तव्य। और आपसे प्रश्न यदि पूछेगा 11 के बारे में, तब आपसे पूछेगा कि सब आरटीई 11 का कौन सा लेसन एसएमसी के गठन से संबंधित है, तो 2 नंबर का लेसन, और उसका नाम ही क्या है, एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति। और आपसे अगला यदि प्रश्न पूछे कि सब आरटीई 2011 की कौन सी धाराओं का संबंध एसएमसी के गठन से है, तो जवाब रहेगा 3, 4 और 5। केवल गठन के बारे में पूछेगा 3 हो जाएगा, कार्यकारिणी के बारे में पूछेगा 4 हो जाएगा, और विकास योजनाओं के बारे में पूछेगा तो रहेगा 5। शायद आपने लिख भी लिया है, समझ भी लिया है, इंटरकनेक्टेड किया है मैंने इसको। इंटरकनेक्टेड का मतलब है कि आपकी एसएमसी का संबंध हमने किससे जोड़ दिया, दोनों अधिनियमों से, कि दोनों अधिनियमों में इसके बारे में क्या लिखा गया है। लिखा क्या आप लोगों ने? अच्छा, लिख रहे, स्टार्ट ही किया अभी? अच्छा, नया आया है, लेकिन बड़ा तो काफी लग रहा है मेरे को ये। नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो कह रहा है नया आया है, तो मैंने कहा यार बड़ा तो काफी दिख रहा है मेरे को ये। हाँ जी, रोटी खा के आए हैं? अरे वाह यार, बहुत खुश नसीब है मेरे दोस्त जो सुबह सुबह रोटियां मिल जाती है। अच्छा, बनानी होती है इसलिए। अच्छा, रोटी करके आए हैं। खैर, ये विद्यार्थी जीवन की यही तो खूबसूरती होती है यार, ये है ना। विद्यार्थी जीवन की सबसे ताजगी यही तो है, यही है कि अपना काम खुद करने होते हैं, किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहते हैं। और यही कारण है कि नहीं, मजबूरी मत बोलो इसको, मजा आता है। कल एक लड़के ने कोई वीडियो डाला था, तो उसमें लिखा था उसने कि कह दो जमाने को हम किसी पर निर्भर नहीं है, नहीं विश्वास तो आके देख लो, खाना तुमसे अच्छा बनाते, ऐसा कुछ करके डायलॉग बाजी लिखा हुआ था। अब जानते हो वो क्या कर रहा था, वो ओवन के ऊपर बाटियां बना रहा था वो। तो उसने जो शॉर्ट वीडियो बनाया था 1.5 पौने 2 मिनट का था, लेकिन बड़ा कमाल का बनाया। बेटे ने क्या किया, आटा गूंथने से लेकर बाटी का सेब बनाने तक, सेब बनाने से लेकर बाटी को सेकने तक का, और फिर बाटी का चूरमा बनाने तक का जो पूरी यात्रा थी उस वीडियो में उसने बनाया। तो अब मजा ये आया कि देखो, एक बात तो मानना पड़ेगा, कुछ लोग होते हैं स्टूडेंट लाइफ में आलसी टाइप के होते हैं,
अरे यार खाना बनाना है, अरे यार ये करना है, अरे वो करना है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे के पूरे स्टूडेंट लाइफ को बहुत मजे से जीते हैं, पढ़ाई भी शानदार करते हैं, अपने कामों को भी बहुत अच्छे से करते हैं, और सबसे बड़ी बात ये खुश रहते हैं, दुखी नहीं रहते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, खाना बनाने का टाइम आता है रोने लगता है, अरे यार खाना बनाना है ना। कई लोग ऐसे होते हैं जो खाना बनाने का, अरे यार बर्तन भी साफ करने हैं। कुछ लोग होते हैं ऐसे। और खाना खाने के बाद में, हाँ जी, अच्छा ये करता है, ऐसा ही है। अरे वाह भी। तो तो ओवरऑल बात केवल इतनी सी है कि जब तक आपकी नौकरी नहीं लगे, और यदि इन कामों को आप खुद कर रहे हो, चाहे खाना बनाने वाला, चाहे जो भी काम घर के होते हैं, यदि इनको खुद कर रहे हो आप, तो इन कामों को करते समय, पढ़ाई करते समय, मैं रिपीट कर रहा हूं, पढ़ाई करते समय दिमागी तौर पर आप लोगों का सुकून में रहना बहुत जरूरी है। आप कितना ज्यादा पढ़ रहे हो इससे कोई फायदा नहीं है यदि आप दिमागी तौर पर सुकून में नहीं हो। आप कम पढ़ रहे हो, दिमागी तौर पर सुकून में खुश हो आप लोग, कोई टेंशन दिमाग में नहीं है, आपका कम पढ़ा हुआ भी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। आप ज्यादा पढ़ रहे हो, बहुत ज्यादा पढ़ रहे हो, लेकिन दिमागी तौर पर आप सुकून में नहीं हो, आपकी ज्यादा पढ़ाई भी किसी काम की नहीं होती। उसका कारण है, क्लास में जब हम बैठे होते पेपर करने के लिए, रूम में बैठे होते पेपर करने के लिए, तो कम से कम 4 से 5 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद में जब आप घर में आते हो, तो या तो वो 4 से 5 प्रश्नों के लिए हम खुद को कोसते हैं, यार वो मैंने क्यों कर दिया, मैंने क्यों कर दिया, मुझे करना नहीं चाहिए था। या वो 4 से 5 प्रश्न वो होते हैं जिनके लिए आप अपने आप को शाबाशी देते हो कि यार वो तो मैंने ऐसे ही किए थे, मैं तो ऐसे ही थोड़ा दिमाग लगाया, वो ठीक हो गए। दरअसल में ये गलत होने और ठीक होने के पीछे की जो कहानी है वो केवल इतने सी है कि यदि एग्जामिनेशन हॉल में पेपर करते समय यदि आप दिमागी तौर पर खुश हो, आप संतुष्ट हो, तनाव नहीं है बिल्कुल भी, तो 4 से 5 प्रश्न एक्स्ट्रा सही करके आओगे, चाहे आपको उनका आंसर मालूम है और चाहे आंसर मालूम नहीं है। लेकिन कितनी भी पढ़ाई करके जाओ और आपको कितने भी प्रश्न पेपर में आ रहे हो, लेकिन आप दिमागी तौर पर यदि सुकून में नहीं हो, तनाव में हो आप, तो 4 से 5 प्रश्नों को हम गलत भी करके आते हैं। अब चाहे वो गोले भरने में गलत कर दो, चाहे वो पढ़ने में गलत कर दो, चाहे कोई और गलती हो जाए, इसलिए ज्यादा पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करते समय हमारा सुकून में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, कुछ हमने टीचर देखे हैं जैसे आप जैसे, तो आप लोगों के कमरे पे कहीं जाना होता है ना कई बार, तो आप कहते हो गुरुजी 2 मिनट रुको, चाय बना के लाता हूं मैं। तो जानते हो चाय बनाकर जब लाते हैं तो बेटा बेचारे शर्माते शर्माते लाते हैं वो, और पता है क्या, काफी देर सोचने के बाद में, काफी देर लाने के बाद में स्टील का कप, जो ग्लास होता है ना पानी वाला, उसमें चाय लेकर देते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि वो मटकी से उठाकर लिया होता है वो, है ना, पानी की मटकी के ऊपर ग्लास रहता है ना, तो उस हालांकि खैर इन दिनों में तो नहीं रखते, बोतल में पानी रखते खैर इन दिनों में, तो वो ग्लास कहां से उठाया, पानी की मटकी से उठाया। इसका मतलब है कि ये मजबूरी में लाकर दिया है। तो उनकी छोटी सी जो रसोई होती है उसमें जाकर देखते हैं, कब तो 4-5 होते हैं, लेकिन उसके पकड़ने में डंडी एक की भी नहीं होती। ये मैंने खुद देखा है मैंने। तो हमने पूछा कि भाई साहब इसको क्यों नहीं दिया, है ना, इसी में दे दिया होता, इसमें क्या दिक्कत आ गई। अरे बोला गुरुजी अच्छा नहीं लगता ना, वो टूटा हुआ है। तो हमने पूछा भाई ये कैसे टूटा हुई, वो डंडी टूटी हुई है, ऊपर से जो किनार होती है ना वो टूटी हुई है। अरे गुरुजी जाकर पटक देते हैं, है ना। अब वो पटकते क्यों है, क्योंकि खाना बनाते समय, बर्तन मजते समय आप बिल्कुल भी खुश नहीं हो, तो वो बर्तनों को भी जाकर क्या करते हैं, जोर से जाकर पटकते हैं। और सबसे ज्यादा कौन टूटते हैं, कप टूटते हैं बेचारे। कभी किसी की नाक टूटती है, कभी किसी का हाथ टूटता है, कभी किसी की कमर ही टूट जाती है। कमर समझते हो आप, नीचे वाला जो पोर्शन है वो पूरा डैमेज होता है। तो ऐसा अपने को नहीं करना है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, और उसमें लिखेंगे, मैडम आप लोगों का भी टूटा होता है कि ये सब करते नहीं है, करते नहीं हो, अच्छा कप नहीं रखते हैं। यहां पर जितने भी मैडम बैठी है, जितना मार्च साहब बैठे हैं, ईमानदारी से यदि फीडबैक लिया जाए तो मार्च साहब यहाँ ज्यादा खाना ही बनाने वाले हैं और मैडम यहाँ पर कम खाना बनाने वाली है। उसका कारण है मैडमों, इन महापुरुषों को मैं बहुत टाइम से जानता हूं मैं, इनको मैस का खाना पसंद नहीं आता है, इनको खुद का खाना पसंद आता है। और आप इतने आलसी होते हैं कि जो मिलता है वो खा लेते हैं, है ना। हाँ मैं डेफिनेटली कह रहा हूं इस बात को। यही कारण है कि ये हमारे जो लोग हैं ना, ये कमरा ढूंढते हैं, ये पीजी नहीं ढूंढते, ये कि कोई कमरा मिल जाए, भले ही 200-500 मीटर दूर मिल जाए,
चाहे पैदल चलता हुआ आ जाऊंगा, लेकिन चाहिए क्या? कमरा चाहिए। आए शाबाश, कभी भी कोई भी आए। और जब जयपुर में आए थे ना, जो जयपुर में आए थे, तो पहला जो आदर्श यही रखा था दिमाग में कि कभी भी कोई भी आ जाए, लेकिन दिल पर हाथ रखकर बता देना कभी भी कोई नहीं आया आज तक, है ना। और उसके बाद में मालूम चलेगा कि बर्तन मांझ मांझ के हाथों की लकीरें भी उड़ गई, लेकिन कभी कोई नहीं आया। तो ये बहाना तो अच्छा है खैर, दिल को बहलाने के लिए, लेकिन ये भी पता है कि इसमें सच्चाई बिल्कुल भी नहीं है। चलिए जी, आ जाइएगा और उसमें लिखेंगे एसएमसी के उद्देश्य। हाँ, मैं मान रहा हूं इस बात को। एसएमसी के उद्देश्य और कॉमा करके लिख देना कार्य। मैं समझ रहा हूं बेटा हो, लेकिन कोशिश करते रहना, आज नहीं तो कल, कभी ना कभी तो गेट पर आवाज तो आएगी, है ना। खैर, दुनिया टिकी हुई है उम्मीद के ऊपर। चलिए आइएगा, और उसमें पहला हमने लिखा है, और उसमें लिखा है विद्यालयी क्षेत्र में, विद्यालयी क्षेत्र में रहने वाले 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के अनामांकित बालकों की पहचान करना, अनामांकित बालकों की पहचान करना एवं उन्हें विद्यालय से जोड़ना। ये भाई पहला काम हो गया है कि जो बच्चे अभी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं लिया है, उनको पहचान करना, और पहचान करने के बाद में उनको स्कूल से जोड़ना। दूसरा हमने लिखा था कि बच्चे के जो माता पिता है, अभिभावक है, संरक्षक है, उन्हें बाल अधिकारों से परिचित कराना। स्थानीय जो प्राधिकार है, जो राज्य सरकार है, समुचित सरकार है, उसके कार्यों से परिचित कराने का काम भी एसएमसी करती है। तो नेक्स्ट हमने लिखा है साहब, अभिभावकों को बाल अधिकारों कॉमा करके समुचित सरकार। भाई समुचित सरकार का मतलब है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों, ठीक है ना भाई। समुचित सरकार का मतलब क्या है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो ब्रैकेट में चाहो तो लिख देना केंद्र एवं राज्य सरकार, केंद्र एवं राज्य सरकार, ये आपका जवाब रहेगा। और उसमें हमने जवाब दिया है आपसे कि अभिभावकों को बाल अधिकारों समुचित सरकार, और उसमें लिखा है केंद्र एवं राज्य सरकार। अभिभावकों को बाल अधिकारों समुचित सरकार तथा स्थानीय प्राधिकार। अब आप कहोगे सर ये स्थानीय प्राधिकार का मतलब क्या हो गया है? जो सरकार के अधीन जो काम करने वाले, चाहे पदाधिकारी है, चाहे कोई बीओ हो, चाहे कोई डीओ हो, चाहे कोई संयुक्त निदेशक हो, उपनिदेशक हो, उन सबको आपने क्या नाम दिया है? स्थानीय प्राधिकार। सरकार के अधीन काम करने वाले पदाधिकारी, उनके नाम दिया है स्थानीय प्राधिकार। और उसमें लिखेंगे कि कर्तव्यों से परिचित कराना। यह आपका जवाब हो गया है। स्थानीय प्राधिकार के कर्तव्यों से परिचित कराना, यह आपका जवाब है।
कल मैं क्लास छोड़ के जा रहा था, हमारे कोई गुरुजी थे यहाँ बैठे हुए थे, शायद वही है, हंस रहा है मुस्कुरा रहा है जो। कल मेरे से पूछ रहा था, गुरुजी क्या बात है, आंखें कैसी हो रही है, कहाँ से घूम के आए हो, है ना? नहीं शायद वो हंस रहा है, वही था बेटा वो, है ना? तो मजे ले रहा था। सच ही बताओ सर कहाँ से आए हो? तो भाई देवता, मैं शनिवार के दिन मैं रोज मेरे गांव जाता हूँ। मैं 7:30 बजे क्लास छूटती है। 150 किलोमीटर के लगभग घर पड़ता है यहाँ से, गंगापुर सिटी। तो हर शनिवार को फिक्स होता है 8 बजे के लगभग जयपुर से निकलते, क्योंकि 7:30 तो क्लास छूटती है, 2-10 मिनट नीचे आना होता है। अप्रोक्सीमेट 8 बजे यहाँ से निकलते हैं, 11 बजे के लगभग मैं घर पर पहुँचता हूँ। घर पर ताले चाबी मेरी जेब में ही होते हैं, क्यों कोई रहता नहीं है। तो सब जयपुर में रहते हैं, कुछ लखनऊ रहते हैं, कोई कोटा रहता है, कोई दिल्ली रहता है। घर पर अकेला ही, कोई नहीं रहता, वहाँ पर ताले वाले लगे रहते हैं। हाँ जी। तो वहाँ पर जाकर संडे को सारा दिन, प्लीज़ बातें नहीं, संडे को सारा दिन काम देखना होता है वहाँ पर। उसके बाद में वही लगभग कभी 6, कभी 7, कभी 8 वहाँ से बजने में निकलते हैं। अभी इन दिनों में क्या है, जनवरी फरवरी में शादी का, विवाह का सीजन चल रहा है अभी। तो कई बार ऐसा होता है कि एक एक जगह पर या एक एक दिन ही 6-6, 7-7 प्रोग्राम अटेंड करने होते हैं। कल जो रात थी ना, उसमें आपको पता है कोहरा बड़ा भयानक था। तो मैं लगभग 2 बजे के लगभग, 1:45 के आसपास जयपुर पहुंचा था मैं। जो रास्ता मात्र मेरे लिए 2 घंटे का रास्ता होता है हाईएस्ट, लेकिन उस दिन मुझे 4-4.5 घंटे लग गए थे पहुंचने में। तो एक तो नींदों का असर रहता है, अभी भी नींदों का असर है, आँख ऐसी रहती है, टेढ़ी मेढ़ी सी रहती है, क्योंकि प्रॉपर नींद नहीं रहती। इसलिए 4 बजे, हमारा एक पेट पाल रखा है, मैक्स पाल रखा है, तो बेटा वो 4 बजे जगा देता है। वो जगेगा भी बड़ी स्टाइल से, दोनों जो पैर है ना भाई, यहाँ पर सीने पर रख देगा ऐसे करके, और कह देगा भाई चलो। अब चलो कहाँ पर? घूमने चलो। प्रेशर आता है 4 बजे। अब आप समझ सकते हो इंसानों का क्या हाल होता है, बेचारे जानवरों का क्या हाल होता होगा। तो राजी बाजी जग जाए तो ठीक है, वरना फिर नाखून से नोचना स्टार्ट कर देगा, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो दुश्मन वो भी नहीं सोने देता। रात को कुछ भी करो, 12 बजे तक वैसे नींद नहीं आती है, क्योंकि 8 बजे के लगभग क्लास छूटना, फिर 8:30 पौने 9 तक घर पहुंचना। और तीसरी बात, आप शायद खाना 2 टाइम तो खाते ही होंगे। नहीं, मैं तो कम बोला है आपको। मैं खाना केवल 1 टाइम खाता हूं दिन में, क्योंकि वजन काफी बढ़ गया था, तो अब वजन काफी कम कर लिया काफी। एक समय वो था जब मेरा पेट ऐसे ऐसे करके चलता, सेठ साहूकारों की तरह। तो अब क्या कि एक वेट भी कम कर लिया है। तो अरे अब कुछ दिनों साफ कर दूंगा बिल्कुल। नहीं यार, अभी तो काम चालू है अभी तो एक तो क्या है कि खाना प्रॉपर नहीं, रेस्ट प्रॉपर नहीं, तो शरीर तो होता ही है ना भाई, कोई मशीन थोड़ी है आप हम लोग। तो गुरुजी केवल यही कारण था इसका, और कोई कारण नहीं था इसका। कल ये बार बार पूछा था मेरे से, कोने तक पूछा, बोला बताओ सच्ची बताओ। अरे तो मैंने कहा यार ऐसा कुछ है ही नहीं अच्छा बताने के लिए, जो है वो यही था केवल। हाँ जी, अब तो बता तो दिया यार मैंने। चल चलना मेरे साथ, चल चलना, देख लेना क्या है यार। नहीं, मना तो नहीं करूंगा। इस समय पर बढ़िया अच्छा माहौल है गांव का, मस्त मजा, चारों तरफ हरियाली हरियाली। किसी के भी गांव में जाओ सब वही हाल है वो। चलोगे? चलते हैं फिर, 2-4 दिन में चलेंगे फिर। आप भी चलोगे? वाह बेटा हो। जब किसी के साथ जाते हैं मैडमों, तो उससे ये नहीं पूछते कहां चल रहे हैं, है ना? ये कभी नहीं, बिल्कुल ही नहीं। क्या करना है पता करके? ये पहला उसूल होता है कि जब आप किसी के साथ जा रहे हो, या तो इतना भरोसा नहीं होना चाहिए, जाना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं जाना चाहिए। और यदि किसी के साथ भरोसा करके जा रहे हो, तो उससे ये मत पूछो कि कहां जा रहे हो। और यदि किसी को साथ लेकर जा रहे हो, तो उसको कभी मत बताओ कि हम तुम्हें कहां लेकर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये मामला होता है, विश्वास का मामला होता है। ये बात ठीक है, गलत बात है ये? अब उसमें कहा कि इससे फायदा क्या है? उससे फायदा ये है कि आप यदि पहले किसी को बता दोगे कि आप कहां जा रहे हो, तो वो जो सामने वाला जो टाइम मिलेगा ना वहां तक पहुंचने में, वो पहले ही इमेजिनेशन कर लेगा पहले ही। अच्छा कहां जा रहे हैं यार, वहां जा रहे हैं, यूं यूं करके। तो एक जो सरप्राइज वाला जो भाई साहब ने किसी ने बोला, वो मजा सारा क्या हो जाता है, किरकिरा हो जाता है फिर वो। एक बार हमारा एक मित्र था, मैं क्लास में पढ़ा रहा था यहाँ पर, सर्दियों के मामले, इन्हीं दिनों की बात थी। 8 बजे उस टाइम क्लास छूटनी थी।
वो 7:30 बजे के लगभग क्लास के बाहर आकर खड़ा हो गया, शनिवार का दिन था उस दिन भी। तो उसने बोला कि चलो चल घूमने चलते हैं। मैंने कहा चल चलते हैं। तो बोला कहाँ चलेगा? मैं कहा तेरी मर्जी। कि नहीं नहीं, बोला तेरी मर्जी। अब वो तेरी मर्जी जानते हो क्यों होता है? जैसे मैं आपसे बोलूंगा कि आपकी मर्जी, अब आप लेकर चलोगे बेटा, इसका मतलब खर्चा सारा आप करने वाले हो। फिर ये जनरली प्रोटोकॉल होता है ये। और आपको यदि मान लो मैं लेकर चलूंगा तो इसका मतलब समझ रहे हो, खर्चा मेरा होगा। फिर तो सामने वाले पर डालते हैं मुझे, तेरी मर्जी यार, आज का दिन तेरे नाम, जो तेरे को अच्छा लगे। तो सामने वाले चालाक होते हैं फिर कि नहीं 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 नहीं, आज तेरी मर्जी। अब वो तेरी मर्जी मेरी मर्जी कुछ नहीं है, वो मर्जी एक है, चेक किसके नाम फटेगा, बस वो बहस चल रही है। तो हमें कुछ नहीं पता कहाँ जाना था भाई, यहीं से निकले, निकलते निकलते ये सामने वाला जो हाईवे है आपका, जयपुर अजमेर वाला, जयपुर दिल्ली वाला, अजमेर दिल्ली वाला, इस पर पहुंच गए, कोई डिसाइड नहीं। फिर रिंग रोड की तरफ, अपना जो दिल्ली की तरफ रोड जा रहा है, यहाँ तक भी पहुंच गए। दिमाग में शायद था कि चलो बाबा की नगरी में चलते हैं, बाबा की नगरी में। तो वहाँ रवाना भी हो गए। रवाना होते होते भाई रात को कौन से बाबा के दर्शन होंगे, दर्शन तो सुबह ही होने हैं। फिर रोड घूमा तो निकल गए दूसरे रोड की तरफ। मालूम चला कि भाई बीकानेर वाले रोड पर थे, और ले देकर 1-1:30 बजे कहाँ पहुंचे? बीकानेर में। अब जो बेटा लेकर जाएगा ना, वो चेक उसी के नाम फटेगा फिर। तो कभी किसी के साथ जाओ, पूछो मत कहाँ जा रहे हो, या तो जाओ मत, बैठ जाओ चुपचाप, बोलो चलो भाई कहाँ चलना है। और यदि जाते हो तो सामने वाले को कभी मत बताओ कि हम कहाँ लेकर चल रहे हैं, ताकि भुगतान करेगा बेटा खुद सामने वाला। हाँ यही समझा रहा है क्या? अरे वाह जी वाह। नेक्स्ट नाम लिखिएगा और उसमें लिखिएगा ड्रॉप आउट बालकों, ड्रॉप आउट बालकों को पुनः विद्यालय से जोड़ना एवं उनका ठहराव सुनिश्चित करना। कुछ टेक्निकल वर्ड्स है, पूछना जरूर जब तक समझ में नहीं आए तब तक। अपव्यय, हाँ बताऊंगा अभी। अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को रोकना, अपव्यय एवं अवरोधन की समस्या को रोकना। 3 नए शब्द आए हैं यहां पर। पहला है आपका ड्रॉप आउट, दूसरा है अपव्यय, और थर्ड है आपका अवरोधन। 3 नए शब्द आए हैं। ड्रॉप आउट शब्द का मतलब होता है कि जो बालक अपनी पढ़ाई पूरी होने से पहले जो विद्यालय छोड़ देता है, उसको क्या कहा जाता है? ड्रॉप आउट कहते हैं। मान लो बच्चे ने दूसरी क्लास में स्कूल में एडमिशन लिया, यह बच्चा दूसरी क्लास में पढ़ रहा है, स्कूल छोड़ दिया, ड्रॉप आउट है वो। 5वीं क्लास में पढ़ रहा है, विद्यालय छोड़ दिया, कौन है वो? ड्रॉप आउट है। पढ़ाई पूरी होने से पहले जो बच्चा स्कूल छोड़ता है उसको कहते हैं ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट बच्चों की पहचान करना, उनको स्कूल से जोड़ना। दूसरा नाम है अपव्यय एवं अवरोधन। अपव्यय जो है वो ही आप कहते हो ड्रॉप आउट को कहते हैं। कैसे जवाब दोगे कि जो बालक पढ़ाई पूरी होने से पहले जो अपनी विद्यालय को छोड़ता है उसको कहा जाता है अपव्यय, मतलब अपव्यय को रोकना। और दूसरा है अवरोधन, इंग्लिश में इसको कहते हैं वेस्टेज, इसको कहते हैं स्टेगनेशन। अब ये अवरोधन का मतलब क्या हुआ? कई बार ऐसा होता है कि एक बालक एक ही कक्षा में निश्चित समय से ज्यादा समय लगा देता है, उस स्थिति को क्या कहते हैं? अवरोधन। डायरेक्टली कह दीजिएगा कि बच्चा क्लास में फेल नहीं होना चाहिए। भाई एक क्लास में समय ज्यादा कब लगाएगा? जब फेल होगा। तो आपको 2 ही तो काम करने हैं, प्रयास करो कि बच्चा फेल नहीं हो, ये आपको अच्छे से पढ़ाना है, अच्छे से समझाना है, बच्चा फेल नहीं हो। अब फेल नहीं होगा तो एक क्लास में ज्यादा समय लगाएगा ही नहीं वो। दूसरा है ये है कि कोशिश करो कि स्कूल का वातावरण इतना अच्छा हो, इतना अच्छा बर्ताव टीचर करे कि कोई भी बच्चा बीच में पढ़ाई छोड़कर जाए ही नहीं। तो ये तो हो गया है कि बच्चा फेल नहीं होना चाहिए, ये आपका जवाब हो गया है, बच्चा फेल नहीं हो। इसको आपने कह दिया है अवरोधन। और अपव्यय का मतलब हुआ
कि विद्यालय नहीं छोड़ना, ये आपका जवाब है। विद्यालय बीच में नहीं छोड़ना या न छोड़ना, ये आपका कहलाता है अपव्यय। तो ये दोनों ही कामों को देखने की जिम्मेदारी आपकी एसएमसी की रहेगी। इससे आगे जो जवाब है वो आपने जवाब दिया कि साहब आरटीई के प्रावधानों, ये आपका जवाब रहेगा। तो ये जो आरटीई है, अब आरटीई में दोनों आएगा, 9 भी आएगा 11 भी आएगा। आरटीई के जो नियम है, जो मानक है, उन मानकों की पालना को सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी भी किसकी रहेगी? जवाब है एसएमसी की। मतलब आरटीई में जो भी नियम बना रखे हैं, जो प्रावधान कर रखे हैं, उन नियमों, उन प्रावधानों की पालना करवाने की जिम्मेदारी किसको सौंपी? आप लोगों ने एसएमसी को सौंपी है। तो आपने जवाब दिया आरटीई के मानकों। मानक का मतलब भाई नियम हो गया है, तो आपने जवाब दे दिया आरटीई के मानक आपने कहा है, और मानक के साथ में आपने कह दिया है नियमों को। ये दोनों जवाब हमने दे दिए हैं, आरटीई के मानक, और आरटीई के मानक के साथ में हमने लिख दिया है नियमों को या नियमों की पालना को सुनिश्चित कराना, ये काम इसी का रहेगा कि भाई जो भी नियम आपने बना रखे हैं वो नियम आपके लागू हो, ये देखने का काम एसएमसी का रहेगा। तो आरटीई के मानक नियमों की पालना को सुनिश्चित करना, ये पहला जवाब है। इसी में आपको लिखना है कि साहब शिक्षक अपने दायित्वों का पालन करे। अब आपको मालूम है टीचरों के जो दायित्व है, आप सबको मालूम है आरटीई जो 9 है उसकी धारा 24 में लिखा हुआ है कि हमारे जो टीचर है वो कौन कौन से काम करेंगे। तो एक तो लिखा है 24 लिखा हुआ है, एक आपको ध्यान होगा धारा नंबर 27 लिखा हुआ है, और एक मालूम होगा 28 है आपका। मैं रिपीट कर रहा हूं, 3 धाराएं बड़ी महत्वपूर्ण है। पहला जो है धारा नंबर 24, उसके बाद में लिखा है 27, और फिर लिखा है 28। 24 में क्या लिखा हुआ है? टीचर साहब नियमित रूप से विद्यालय आएंगे, नियमित रूप से शिक्षण कराएंगे, समय पर बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करेंगे, बच्चे के माता पिता के साथ में बच्चों की प्रगति को शेयर करेंगे, नियमित रूप से पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भाग लेंगे। ये सारे के सारे आपने 24 में लिखे हैं। 27 में लिखा है कि कोई भी टीचर गैर शैक्षिक कार्यों में भाग नहीं लेगा, निम्न कार्यों को छोड़कर। अब वो निम्न कार्य आपके पता है कौन कौन से हैं? पहला जनगणना वाला हो गया है, दूसरा हो गया है आपका आपदा प्रबंधन हो गया है, और तीसरा हो गया चुनाव। इन कामों के अतिरिक्त कोई भी टीचर किसी भी निजी कार्य में भाग नहीं लेगा। और फिर लास्ट वाला हो गया 28 कि कोई भी टीचर प्राइवेट जो ट्यूशन वगैरह है उसमें नहीं भाग लेगा और ना ही बच्चों को पढ़ाने के लिए बाध्य करेगा। तो ये जो आपके टीचरों के दायित्व है उसको आपने लिख दिया है कि साहब टीचर अपने दायित्वों को निभाए, और इसके साथ साथ जो नियम आपने बना रखे अधिनियम के, इन अधिनियम के नियमों की पालना सुनिश्चित हो, ये देखने का काम भी किसका रहेगा? तो एसएमसी का रहेगा। नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे, और उसमें हम लोगों ने लिखा है साहब एसएमसी विद्यालय उन्नयन संबंधी सभी कार्यों में या सभी कार्यों को करेगी। अब देखो भाई, उन्नयन का मतलब हो गया है विकास, स्कूल के विकास से संबंधित उन्नयन का मतलब होता है विकास, कि स्कूल के विकास के लिए सारे जो कार्य हैं, ये सारे कार्य किस किस के द्वारा आपका रहेगा? तो आपने जवाब दे दिया साहब ये सारे कार्य आपकी एसएमसी ही करेगी। तो विद्यालय उन्नयन संबंधी सभी कार्यों को आपकी एसएमसी ही करेगी, ये आपने जवाब दिया है। अगला जवाब है उसमें हमें लिखना है, और ये हमने लिखा है साहब एसएमसी विद्यालयी संसाधनों का प्रबंधन
एवं निगरानी के कार्य करेगी। अब देखो साहब, इसमें भी हमने क्लियर एक बात कही है और लिखा है साहब एसएमसी हमने लिखा है, और एसएमसी में हमने लिखा है विद्यालय संसाधनों का प्रबंधन एवं जो निगरानी के कार्य है वो किसके द्वारा किया जाएगा? तो जवाब है आपका एसएमसी के द्वारा। अब आपको अच्छे से मालूम है हर स्कूल के पास में विभिन्न प्रकार के संसाधन होते हैं, साधन होते हैं। इन संसाधनों को हम दो भागों में बांट सकते हैं मोटे मोटे तौर पर। एक होगा आपका भौतिक संसाधन और दूसरा जो संसाधन है उसको आप लोगों ने नाम दिया है मानवीय संसाधन। जो मानवीय संसाधन है इसके अंतर्गत सारी की सारी जो मानव शक्ति होती है उसको शामिल करते हैं, और मानव शक्ति के अलावा जितने भी साधन होंगे उनको क्या कहा जाता है? भौतिक साधन। तो जो एसएमसी है विद्यालय के सारे जो साधन होंगे उनको व्यवस्थित करेगी, उनकी निगरानी करेगी कि भाई उनका समुचित प्रयोग हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। इसके अलावा आपने एसएमसी को कार्य सौंपा है, और ये जो एसएमसी है इसको आप लोगों ने काम दिया है भौतिक संसाधनों, और भौतिक कह दीजिएगा, और भौतिक नहीं कहना चाहो तो आप कह दीजिएगा और वित्तीय साधनों, वित्तीय संसाधनों या साधनों की निगरानी करना। हर संसाधन, हर समिति के पास में, हर स्कूल के पास में विभिन्न प्रकार के स्रोत ऐसे होते हैं जहां से स्कूल को धन की प्राप्ति होती है, और उनको हमने नाम दे दिया है। एक तो होता है आपका विकास कह दीजिएगा, विकास अनुदान कह दीजिएगा, और एक जो है आपका वो परिचालन कोष कह दीजिएगा। परिचालन कोष मतलब हर स्कूल के पास में दो तरह के कोष होते हैं। एक को कहा जाता है विकास अनुदान कह दीजिएगा या विकास कोष कह दीजिएगा, और दूसरा होता है परिचालन कोष होता है। अब ये जो विकास कोष है दरअसल में एक विद्यालय विभिन्न स्रोत ऐसे होते हैं जहां से विद्यालय धन की प्राप्ति करता है। तो स्कूल को जहां से भी धन की प्राप्ति हो रही है उस धन की निगरानी करना। और परिचालन कोष का मतलब होता है कि एक तो जो स्कूल है इसको अनुदान मिल रहा है भामाशाहों से, और अनुदान के अलावा जो स्कूल की परिसंपत्ति होती है, कई बार जो स्कूल की परिसंपत्ति होती है उससे भी धन की प्राप्ति होती है। जैसे स्कूल का कोई भवन है खाली पड़ा हुआ है, किराए पे दे रखा है, हो सकता है स्कूल की कोई जगह है जहां पर कोई विज्ञापन आपने लगा रखे हैं तो विज्ञापन से पैसा आ रहा है, तो स्कूल अनुदान से और परिसंपत्तियों से धन की प्राप्ति कर रहा है। स्कूल को विकासात्मक कार्यों के लिए केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, एमएलए से, एमपी से, जिला प्रमुख से जो पैसा मिल रहा है उन सारे के सारे पैसे की जो निगरानी का काम है वो भी किसका रहेगा? एसएमसी का रहेगा। कितना पैसा आया, कितना पैसा खर्च किया, कहां कहां पर खर्च किया, उसके पूरे का जो लेखा जोखा है उसकी जांच करने का काम आपने किसको सौंपा है? तो जवाब है एसएमसी को आपने सौंपा है। नेक्स्ट जवाब रहेगा, और उसमें जवाब हमने लिखा है, कहते साहब मिड डे मील है ना, मध्यांतर जो भोजन मिलता है बच्चों को जिसको आप पोषाहार कह रहे हो, और वर्तमान में हम कह रहे हैं राष्ट्रीय पोषाहार योजना जिसको हम कह रहे हैं, तो मैंने लिख दिया है भाई राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा, भाई आवाज नहीं करे, देखो हे मैडम हो बात नहीं करे, राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा शिक्षक अभिभावक सभाओं का आयोजन करना। अब देखिए साहब ये हमें ध्यान में रखना है, और क्या जवाब दे दिया है? राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा शिक्षक अभिभावक सभाओं का जो आयोजन करने वाला काम है ये भी आपने किसको सौंपा है? तो जवाब है साहब ये जिम्मेदारी भी हम लोगों ने
एसएमसी को सौंपी है। मालूम है आपको, एसएमसी निगरानी करती है कि बच्चों के लिए जो पोषाहार बन रहा है वो पोषाहार गुणवत्तापूर्ण है या नहीं है। पहले एसएमसी चेक करेगी और एसएमसी के मेंबर यदि उस पोषाहार को सही मानते हैं तो उसको बच्चों को कंटिन्यू रखा जाएगा, और यदि उसमें कोई शिकायत आती है तो फिर बच्चों के लिए उसको आप इजाज़त नहीं दे सकते। दूसरा जवाब है आपका पेरेंट्स जो टीचर मीटिंग है, इनका आयोजन का काम भी आपकी एसएमसी ही करती है। ये सारे के सारे जो काम है ये किसके द्वारा किए जाने हैं? तो जवाब है आपका एसएमसी के द्वारा। इन सबको नहीं दिमाग में रखकर भी एक बात भी आप ध्यान रख सकते हो, जो मैंने लिखवाया भी था आपको, कि आरटीई के सभी प्रावधानों की पालना को सुनिश्चित करवाने का कार्य किसका रहेगा? एसएमसी का रहेगा। अब इनको रटो तो ठीक है, नहीं रखो तो ठीक है। आपको दिमाग में यह होना चाहिए कि साहब जितने भी नियम आरटीई में बने हैं उन नियमों को पालन करवाने में जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी किसकी रहेगी? एसएमसी की रहेगी। तो पहला तो आपने देखा कि एसएमसी के बारे में प्रावधान आपने कहां कर रखे हैं, ये आपने लिख दिया है। दूसरा जवाब आपने दे दिया कि साहब जो एसएमसी है ये कौन कौन से कार्यों को करेगी। अब इनके बाद में आपका तीसरा जवाब आता है, और तीसरा जवाब कह रहा है कि साहब ये जो एसएमसी है, ये एसएमसी का जो गठन है ये गठन कैसे किया जाता है। तो जब आपसे पूछेंगे एसएमसी का गठन, यही वो प्रश्न है आपका जो आज तक आपके एग्जामों में रिकॉर्ड लेवल पर पूछा गया है कि साहब एसएमसी का गठन कैसे होता है, एसएमसी में कौन कौन लोग शामिल होते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न बनता है, और मैं चाहूंगा कि भाई इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से एक बार सुने भी और ध्यान से भी समझे भी आप लोग। तो हमने जवाब दिया कि साहब ये जो एसएमसी होती है इसकी एक होती है आम सभा और दूसरी होती है कार्यकारिणी सभा। तो यदि कोई आपसे पूछे कि साहब ये जो एसएमसी है इसका जो गठन है ये गठन कैसे होता है या कैसे होगा, तो पहला जवाब दे दिया आप लोगों ने कि साहब एक तो होती है आम सभा और दूसरी होगी आपकी कार्यकारिणी सभा। तो अब ये जो दो जवाब है आपके, पहला जवाब है आम सभा और दूसरा जवाब है आपकी कार्यकारिणी सभा। अब चेक ये करना है कि साहब आम सभा कैसी होती है, आम सभा में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, और जो कार्यकारिणी सभा है आपकी इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि साहब सबसे पहले एसएमसी की जो आम सभा है उसका गठन होगा, और जब आम सभा का गठन हो जाएगा उसी के आधार पर किसका गठन होता है? कार्यकारिणी का गठन होता है। इसका मतलब है सबसे पहले हमें यह जानना है कि साहब आम सभा में जो सदस्य होंगे ये सदस्य आपके कौन कौन से होंगे, और जो कार्यकारिणी है उस कार्यकारिणी में सदस्य कौन कौन शामिल होते हैं। तो सबसे पहला जवाब याद रखिएगा कि साहब ये जो आम सभा है इसमें विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं, इसका मतलब है विद्यालय में अध्ययनरत, ये पहला जवाब है आपका। और आपने जवाब दे दिया साहब विद्यालय में अध्ययनरत। ये कैसे हो गया भैया? अमूमन ऐसा होता नहीं है। अच्छा याद आ गई, मतलब मुझे नहीं पता, आपको पता आ गई है मानना पड़ेगा। तो ऐसी कौन सी नेत्र प्राप्त हो गई आपको? संजय वाली है, कौन सी है कि जिसको याद किया उसको पता नहीं है और आपको पता चल गया है? चलिए जी, विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालकों के, अब मैं तो देखो एक ही नाम लिख दिया है अभिभावक, आप चाहो तो सारे नाम लिख देते हैं, संरक्षक भी हो गया है, और या हम लिख सकते हैं माता पिता भी लिख सकते हैं। ये देखो पहला जवाब आपको ध्यान रखना है। कोई आपसे पूछेगा कि साहब ये जो एसएमसी की आम सभा है इसमें कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो उस स्कूल में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हैं उनका कोई माता पिता है, हो सकता है माता पिता नहीं हो, कोई उनका गार्जियन बना हुआ है, अभिभावक बना हुआ है, कोई उनका संरक्षक बना हुआ है। वो किसके सदस्य होंगे? आम सभा के। प्लीज सभी स्कूलों में इनकी संख्या एक जैसी नहीं होती। क्यों नहीं होती? हर स्कूल में बच्चों की संख्या भी अलग अलग होती है, किसी में 100 होते, किसी में 50 होते, किसी में 200 होते, किसी में 300 होते हैं। तो जितने भी बच्चे आपके स्कूल में पढ़ रहे हैं
उन सभी बच्चों के जो भी माता पिता है, जो भी अभिभावक है, जो भी उनके संरक्षक है, ये किसके सदस्य होंगे? आम सभा के सदस्य होंगे। ये पहला जवाब हो गया है। दूसरा जवाब है आपका, और उसमें हम लोगों ने लिखा है कि साहब समस्त विद्यालयी शिक्षक, समस्त विद्यालयी शिक्षक, हो सकता है कोई पैरा टीचर वगैरह आपने कहीं लगा रखे हो, जैसे प्रबोधक वगैरह होते हैं, तो ये विद्यालयी टीचर या प्रबोधक जो आपने लगा रखे हैं, तो सब समस्त विद्यालयी शिक्षक एवं जो प्रबोधक है ये भी किसके सदस्य होंगे? आपकी आम सभा के होंगे। आपके स्कूल में पढ़ाने वाले जितने भी टीचर हैं वो सारे के सारे टीचर आपकी आम सभा के सदस्य होंगे। तो एक तरफ तो हो गया सभी बच्चों के माता पिता हो गए हैं, दूसरी तरफ हो गया है समस्त विद्यालयी टीचर, ये किसके सदस्य होंगे? आम सभा के सदस्य होंगे। और थर्ड ध्यान रखना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते साहब विद्यालयी क्षेत्र में, ये हमने लिख दिया है विद्यालयी क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि। ये लाइन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट साबित हो जाती है। और हमने क्या जवाब दिया कि भाई जिस वार्ड में आपका स्कूल है, जिस क्षेत्र में आपका स्कूल है, उस वार्ड में, उस क्षेत्र में रहने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि है ये सारे किसके सदस्य होंगे? आम सभा के होंगे। हो सकता है आपके वार्ड में सरपंच रहता तो सरपंच आम सभा का सदस्य है, कार्यकारिणी का नहीं है। हो सकता है कोई जिला परिषद सदस्य आपके वार्ड में रहता हो, तो वो जो जिला परिषद सदस्य है वो किसका सदस्य होगा? आम सभा का होगा। तो हमने एक ही लाइन लिखी है कि भाई विद्यालयी क्षेत्र में निवास करने वाले जो सभी जनप्रतिनिधि है ये किसके सदस्य होंगे? तो जवाब है आपके आम सभा के सदस्य होंगे। तो पहला जवाब है, आपसे पूछेगा कि साहब ये जो एसएमसी है इसका गठन कैसे होता है? दो बातें ध्यान रखनी है साहब। इसका गठन होता है आम सभा से और कार्यकारिणी को मिलाकर। आम सभा कैसे बनती है? विद्यालय में पढ़ने वाले, ऐसे जवाब देना है आपको, विद्यालय में पढ़ने वाले सभी बच्चों के जो माता पिता हैं वो इसमें शामिल होते हैं। विद्यालय के जो सारे टीचर होंगे वो भी इसके सदस्य होंगे। और आपका स्कूल जिस वार्ड में है उस वार्ड में रहने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सारे के सारे कहाँ होते हैं? तो जवाब है आम सभा में होते हैं। पहले चाहता हूं कि एक बार इनको लिख लेते हैं हम लोग, फिर हम कार्यकारिणी के बारे में बात करेंगे। लेकिन अब ये बताइए, अलग अलग लिखोगे या ऐसे ही लिखोगे? ऐसे लिखोगे? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लो एक बार। और उसमें लिखिएगा एसएमसी का गठन इंपॉर्टेंट है। ये पीछे का रह गया है, कौन से वाला? अच्छा ये रह गया था क्या ये? तो अगला काम था भौतिक कौमा वित्तीय साधनों की निगरानी करना। अगला कार्य था भौतिक कौमा वित्तीय साधनों की निगरानी करना। और नेक्स्ट लिखेंगे मिड डे मील। नेक्स्ट है मिड डे मील, जिसको लिखा है आपने राष्ट्रीय पोषाहार योजना। राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा शिक्षक अभिभावक सभाओं का आयोजन करना। मिड डे मील, राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा शिक्षक अभिभावक सभाओं का आयोजन करना। आपने जवाब दिया है मिड डे मील, कॉमा करके लिखा है राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा शिक्षक अभिभावक सभाओं का आयोजन करना। भाई ये तो लिखा है मिड डे मील, लिखा है MID मिड, DAY डे, और मील MEAL, मिड डे मील हो गया है। इसी को हमने क्या लिख दिया है? राष्ट्रीय पोषाहार योजना तथा
शिक्षक अभिभावक सभाओं का आयोजन करना, पेरेंट्स टीचर मीटिंग बोलते हैं, शॉर्ट में इसको नाम दिया जाता है पीटीएम। पीटीएम का मतलब होता है पेरेंट्स टीचर मीटिंग। तो जो हमारे अभिभावक शिक्षकों की सभाएं हैं वो नियमित रूप से हो, इसकी जिम्मेदारी भी किसकी रहती है? एसएमसी की। शायद लिख लिया आप लोगों ने ये। नेक्स्ट आप लिखेंगे और उसमें लिखेंगे एसएमसी का गठन। इंपोर्टेंट कर देना, यहां से 101% प्रश्न आएगा आपका। अब तक भी आए हर परीक्षा में, ऐसा नहीं कि अब तक नहीं आए हैं, अब तक भी प्रश्न यहीं से आया है, आगे भी प्रश्न यहीं से आएगा। और उसमें लिखेंगे एसएमसी का गठन। एक तरफ हो जाएगा आम सभा और दूसरी तरफ हो जाएगा कार्यकारिणी सभा। आम सभा और कार्यकारिणी सभा एसएमसी के सदस्य हमें लिखने हैं और उसमें हम लिखेंगे पहले आम सभा। आम सभा में आप चाहो तो लिख दीजिएगा निम्न सदस्य शामिल होते हैं। हाँ कोई बात नहीं, स्टार्ट कर दिया, कहां दिक्कत है। निम्न सदस्य शामिल होते हैं। निम्न सदस्य शामिल होते हैं, ये आपने जवाब दिया है। निम्न सदस्य शामिल होते हैं, ये जवाब है आपका आम सभा में। और कौन कौन है? पहला है आपका विद्यालय में अध्ययनरत सभी बालकों के अभिभावक, संरक्षक, माता पिता, कौन? नहीं भाई वो नहीं हो गया, केवल टीचर। प्रबोधक आपको ध्यान है, अस्थायी टीचर लगाए गए थे, अब तो बंद कर दिया। राजस्थान में गेस्ट टीचर लगाना ही बंद हो गया है। अब तो कभी कभी क्या करते हैं कि अंशकालिक दो टीचर होते हैं, एक होता है पूर्णकालिक टीचर होता है, एक अंशकालिक टीचर है। तो यदि कोई गेस्ट टीचर आप लगा रहे हो तो वो पर पीरियड के हिसाब से लगाए जाते हैं। तो जो आपका नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो इसमें नहीं रख रहे हैं, इसमें केवल किसको रख रहे हैं? टीचरों को रख रहे हैं। प्रबोधक टीचर को कहते हैं। भाई जी जिस वार्ड में आपका स्कूल स्थित है उस वार्ड का पंच, सभी नहीं। आपका 24 नंबर वार्ड है आपका, उदाहरण के लिए 24 नंबर वार्ड में आपका स्कूल है, तो 24 नंबर जो वार्ड है आपका, उस वार्ड का जो पंच होगा वो वहां पर शामिल होगा। सब सरपंच नहीं, सरपंच पूरे गांव का सरपंच नहीं भाई, उस वार्ड में यदि आपका सरपंच है तो आपका सरपंच उसमें शामिल होगा। और यदि जिस वार्ड में आपका स्कूल है और वो सरपंच उस वार्ड में शामिल नहीं है तो वो भी उसमें शामिल नहीं होगा। केवल कंडीशन क्या है? उस वार्ड में रहने वाले जनप्रतिनिधि। सारा तो गड़बड़ हो जाएगा फिर। क्लियर है? उस वार्ड में रहने वाले जनप्रतिनिधि। इसे मैंने क्लियरली लिख दिया है, विद्यालय क्षेत्र में निवास करने वाले सभी जनप्रतिनिधि। क्षेत्र से क्लियर नहीं हो रहा हो तो क्षेत्र के साथ में ब्रैकेट में वार्ड लिख देना, ताकि घर पर जाने के बाद में किसी को कंफ्यूजन ना रहे। क्षेत्र के साथ में ब्रैकेट में जरूर लिख देना वार्ड, है ना भाई। जिस वार्ड में आपका स्कूल है उस वार्ड में रहने वाले जितने भी जनप्रतिनिधि है वो सारे के सारे जनप्रतिनिधि आपकी आम सभा में शामिल होते हैं। क्या था? सारे अभिभावक, सारे टीचर और वार्ड में रहने वाले सारे जनप्रतिनिधि। तीन ही तो सब याद करने थे, लाइन भले बड़ी बड़ी लिख रखी हो। विद्यालय के सारे टीचर, विद्यालय के सभी बालकों के अभिभावक, और लास्ट हो गया है वार्ड के सारे जनप्रतिनिधि। बस तीन नाम याद रखने हैं। लिखा गया भाई आप लोगों ने? मैं चौथी बार रिपीट कर रहा हूं, विद्यालय के सभी बालकों के अभिभावक, संरक्षक, माता पिता, विद्यालय के सारे टीचर और उस वार्ड के सारे जनप्रतिनिधि, ये किस में शामिल होंगे? तो जवाब है आपकी आम सभा में शामिल होंगे। अब जवाब आता है आपका कार्यकारिणी में सदस्य कौन शामिल होंगे। तो जब कार्यकारिणी की बात करोगे तो सबसे पहले ध्यान रखना,
कि साहब ये जो कार्यकारिणी है उसमें केवल इतना सा ध्यान रखना है कि साहब कार्यकारिणी का गठन 16 सदस्यों से होता है। यह आपका जवाब है, कार्यकारिणी का गठन 16 सदस्यों से होता है। यह आपका पहला जवाब है। तो पहला जवाब आपका कार्यकारिणी का जो गठन है वो कितने सदस्यों से होता है, तो आपने जवाब दिया 16 सदस्यों से होता है। अभी जो कार्यकारिणी का गठन है 16 सदस्यों से होता है, ये जो 16 सदस्य है आपके, ये कौन कौन से होंगे? तो भाई ध्यान रखना आप लोग, ये जो 16 सदस्य है, प्लीज अब बातें मत करना, वरना यहां गड़बड़ करोगे तो मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला जवाब सुन लेना कि साहब इसमें 11 निर्वाचित अभिभावक सदस्य होते हैं। मैं केवल आपसे कह रहा हूं भाई कि अब प्लीज बात मत करना, क्योंकि ये जगह इंपॉर्टेंट है, ये तो फिर भी जगह इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रश्न जो आता है वो यहां से आता है कार्यकारिणी में से। तो पहला जवाब दिया 11 निर्वाचित अभिभावक सदस्य। अब कई सारे प्रश्न यहां पर आते हैं कि भाई निर्वाचित चुने हुए अभिभावक सदस्य, कौन से अभिभावक चुने जाते हैं, अभिभावकों को चुनने का काम किसका रहेगा? तो ध्यान रखना, ये जो आपकी आम सभा है, और ये जो आम सभा में ये जो आपके यहां पर ये जो अभिभावक है, ये जो संरक्षक है, ये जो माता पिता है, सारे ये क्या करते हैं? अपने में से 11 सदस्यों को चुनते हैं, और उन 11 सदस्यों को चुनकर ये कहां भेजते हैं? कार्यकारिणी में भेजते हैं। तो पहला जवाब है साहब इसमें 11 निर्वाचित अभिभावक होते हैं। कौन चुनता है इसको? आम सभा के जो अभिभावक होते हैं ये अपने में से 11 सदस्यों को चुनते हैं, और 11 सदस्यों को चुनकर कहां पर भेज देते हैं? कार्यकारिणी में भेज देते हैं। अब यहां पर कंडीशन आपको सुनना पड़ेगा कि साहब ये जो 11 आपके निर्वाचित अभिभावक हैं, इसमें से 50% महिलाओं का होना जरूरी है। भाई ये आपने जवाब दे दिया है। अब 50% महिला सदस्य का मतलब ऐसा तो कहोगे नहीं कि 5.5 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6 जो है वो महिलाओं का होना जरूरी है। 50% मतलब 6 महिला सदस्य होना जरूरी है। और भाई इसमें नियम ये बना रखा है कि जो एससी कम्युनिटी और एसटी कम्युनिटी है, इनका एक एक जो सदस्य है ये यहां पर होना जरूरी है। और इनको आपने कह दिया कि साहब 50 निर्वाचित अभिभावक सदस्यों में कुल मिलाकर देखा जाए तो 50% महिलाओं का होना जरूरी है, संख्या 6 बन जाती है। उसके बाद में कहा आपने एससी एसटी कम्युनिटी का एक एक सदस्य होना जरूरी है। इनको मिलाकर आपके 11 मेंबर हो गए। अब इतना ध्यान रखना, इन्हीं 11 सदस्यों में से 2 व्यक्तियों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना जाता है। इसका मतलब है इन्हीं 11 में से 2 कौन होते हैं? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं। और जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे वो माता पिता ही होते हैं, और कोई पदाधिकारी नहीं होता है। तो आपने कहा 11 निर्वाचित अभिभावक सदस्य हो गए। अब इसमें एक छोटी सी जो बात है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि साहब ये तो हो गया आपका जो निर्वाचित आपने सदस्यों के बारे में कह दिया है। दूसरा जवाब जो रहेगा, कहते हैं साहब ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं, ये जो निर्वाचित सदस्य है, ये ऐसा कहा जाता है कि जो निर्वाचित सदस्य होंगे, कहते हैं साहब वो 3/4 होते हैं। कितना होता है? 3/4। अब 3/4 का कितना परसेंट हो गया? तो ध्यान रखना, एग्जाम में आ रखा है ये प्रश्न, जो निर्वाचित सदस्य है ये 3/4 होते हैं। और 3/4 का मतलब है आपको सुनिश्चित करना होगा कि भाई इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 75% होनी चाहिए। ये आपका एक जवाब हो गया है। अब यहां पर बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहा है। 11 निर्वाचित सदस्य होते हैं, 50% महिलाओं का होना जरूरी है, 6 महिलाएं होना जरूरी है, एससी एसटी कम्युनिटी का एक एक मेंबर होना जरूरी है। निर्वाचित सदस्य 3/4 या फिर 75% होते हैं। ये आपने जवाब दे दिया है। अब यहीं पर आपको बताना पड़ेगा कि साहब इनमें आपका जो संस्था प्रधान है
जो भी आपका एचएम वगैरह होगा, ये जो एचएम है, संस्था प्रधान है, ये भी इसमें शामिल होता है। बस इतना ध्यान है कि ये जो सेक्रेटरी की पोस्ट पर होगा, और सेक्रेटरी का मतलब हो गया है वो सचिव होगा एसएमसी का। अब यहां फिर दोबारा प्रश्न बन रहा है कि साहब एसएमसी का अध्यक्ष कौन होगा? माता पिता होगा। एसएमसी का उपाध्यक्ष कौन होगा? माता पिता होगा। और सचिव कौन होगा? तो जवाब है आपका संस्था प्रधान। क्योंकि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि जो 11 जो मेंबर है आपके, इन्हीं 11 में से हम एक व्यक्ति को चुनेंगे अध्यक्ष, और इन्हीं में से एक को हम चुनेंगे उपाध्यक्ष। तो अध्यक्ष कौन है? माता पिता। उपाध्यक्ष कौन है? माता पिता। और इसका सचिव होगा वो कौन है? संस्था प्रधान हो गया है। तो 11 मेंबर यहां पर हो गए हैं। 12वां जो मेंबर है वो सचिव हो गया है। आपने कहा सर ठीक है, ये समझ में आ जाएगा। अब आप बताइए, तो देखो भाई, जो वार्ड है आपका, अब उस वार्ड का पंच भी आप बोल सकते हो, उस वार्ड का आप सभापति भी उसको कह सकते हो। अभी जो वार्ड का पंच है, वार्ड का जो आपका सभापति है, दरअसल में ये होता है साहब पदेन सदस्य होता है। और सही मामले में देखा जाए तो ये सचिव है, ये भी कौन होता है भाई? पदेन सदस्य ही होता है। तो भाई देखो, संस्था प्रधान हो गया है, ये सचिव होता है, पदेन सदस्य है, पद है, ये व्यक्ति नहीं है। ये संस्था का जो भी आपका प्रधान होगा वो इसमें सचिव होगा। वार्ड का जो भी पंच होगा, पंच क्या है? एक पोस्ट होती है, पद होता है, तो ये आपका पदेन सदस्य हो गया है। इसके बाद में क्योंकि 11 यहां तक हुए, 12 नंबर पर ये हो गया है, 13 नंबर पर ये हो गया है। इसके बाद में आता है आपका कि साहब विद्यालय की निर्वाचित वरिष्ठ शिक्षिका, है ना। अब वरिष्ठ है मतलब स्कूल की कोई भी लेडी टीचर, इसका क्वालिफिकेशन यही है कि साहब आपके स्कूल की अमूमन वरिष्ठ कोई देते हैं यार, कई बार तो मैडम ही नहीं होती यार, वरिष्ठ पे क्यों जा रहे हो आप? केवल स्कूल की कोई एक मैडम नहीं हो तो कोई बाहर थोड़ी लेकर आओगे, फिर मास्टर को लगाना पड़ेगा, मास्टर से काम चल जाएगा। तो इस पर मत अटको, वरिष्ठ है, जूनियर है, कनिष्ठ है, बस अपने को क्या ध्यान रखना है, उस स्कूल की कोई एक लेडी टीचर। ये मायने रखता है कि स्कूल की कोई भी क्या होनी चाहिए भाई? बस लेडी टीचर होनी चाहिए। ये आपने जवाब दे दिया है। अब भाई लेडी टीचर नहीं है तो मेल टीचर को लगाना पड़ेगा उस कंडीशन में। तो आपने कहा विद्यालय की, मैं तो शब्द भी लिख देता हूं भाई, स्कूल की एक महिला शिक्षिका, विद्यालय की महिला शिक्षिका। और यदि महिला शिक्षिका नहीं है तो भाई उस कंडीशन में फिर आपको लगाना पड़ेगा, मेल टीचर लगाना पड़ेगा। तो 13 पहले हो गए हैं, 13 और एक हो गया है, 14 हो गया है। अब बचते हैं आपके 2 मेंबर, और 2 मेंबर कौन बचते हैं? इसमें थोड़ा सा पचड़ा है, थोड़ा सा। और पचड़ा क्या है इसमें? एक व्यवस्था तो ये कर रखी है कि साहब विधायक के प्रतिनिधि, है ना, जो भी आपका एमएलए है, उस एमएलए के जो 2 प्रतिनिधि है ये इसमें शामिल किए जाएंगे। 2 ये हो गया है, एक हो गया है ये 3 और एक हो गया है 4 और एक हो गया है 5, और 11 और 5 16। तो मेंबर तो 16 हो गए हैं, लेकिन गड़बड़ है अभी यहां पर। कहते साहब विद्यालय का जो या जो आपका एमएलए है उस क्षेत्र का, वो अपने 2 प्रतिनिधि यहां पर भेज सकता है, लेकिन उसका नियम यह है कि एमएलए अपने 2 प्रतिनिधि जिनको मनोनीत करेगा स्कूल में, उन दोनों सदस्यों से लिखित में सहमति लेना जरूरी है कि भाई आप एसएमसी में शामिल होना चाहते हो या नहीं। यदि वो नहीं होना चाहते हैं तब उनको शामिल नहीं कर सकते, लेकिन वो लिखित में अपनी सहमति दे देते हैं तब उनको शामिल किया जाएगा। तो एक कंडीशन तो हो गई है आपकी ये वाली। दूसरी कंडीशन ये है कि सपोज करिए इनको आप शामिल नहीं कर पा रहे हो, कोई भी कारण है उसके कारण, तो फिर आपका जवाब रहेगा कि साहब एक तो होगा उच्च कक्षा का बालक, फिर रहेगा उच्च कक्षा का कोई एक बालक, ये या करके मैं लिख रहा हूं, उच्च कक्षा का कोई बालक, और या फिर जवाब रहेगा आपका कि भाई कोई प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री। अब प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री का मतलब हुआ
कोई ऐसा शिक्षाविद जिसने भैया कोई पुरस्कार प्राप्त कर रखा हो, कोई बहुत फेमस रहा हो, हम उसे किस रूप में शामिल करेंगे? एसएमसी के मेंबर के रूप में। अब इसमें हमने लिखा है कि साहब या तो होंगे विधायक के प्रतिनिधि, और या होंगे उच्च कक्षा का कोई एक बालक, और एक होगा प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री। अब आप मान के चलिएगा ये जो दो लोग हैं इनको तो आपकी जो एसएमसी है, कार्यकारिणी है, वो इनको अपॉइंट करेगी, और इनको कौन अपॉइंट करेगा? आपका एमएलए। अब सपोज करिए कि किसी एमएलए से कार्यकारिणी के मेंबरों की खटपट चल रही है, और उस कंडीशन में एमएलए ने भी अपने प्रतिनिधि चुन लिए हैं, और आपके जो कार्यकारिणी है उसके मेंबर ने भी अपने 2 मेंबर चुन लिए हैं। ध्यान रखना, वरीयता इनको नहीं दी जाएगी, वरीयता इनको दी जाएगी। यदि किसी भी कारण से ये अपनी सहमति नहीं देते हैं तो अब फिर आप किनको शामिल करोगे? इन 2 को शामिल करोगे, तो वरीयता तो इनको ही देनी है। एमएलए नहीं भेजता है, एमएलए के प्रतिनिधि मना कर देते हैं, उस कंडीशन में हम कक्षा का कोई एक बालक होगा, उच्च कक्षा का बालक, और फिर होगा प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री, हम उनको शामिल करेंगे। किस रूप में शामिल करते हैं? तो जवाब है आपका एसएमसी की कार्यकारिणी सदस्यों के रूप में। तो एक बार हम इनको लिखेंगे, और लिखना क्या है? तो हमने लिखा है भाई कार्यकारिणी सभा, और उसमें हम लिखेंगे कार्यकारिणी का गठन 16 सदस्यों से होता है। माता पिता दोनों ही शामिल होते हैं भाई। हमारे किसी बंधु ने प्रश्न पूछा है कि सर ये जो माता पिता आपने लिखे हैं, तो माता पिता में दोनों शामिल होंगे या एक शामिल होगा? है ना, दोनों शामिल होते हैं। फिर तो केवल क्या लिखते? बालकों की माता, है ना, या क्या लिखते? केवल पिता। केवल माता नहीं, केवल पिता नहीं। क्यों भाई? क्योंकि दोनों में से कोई भी भाग ले सकता है, इसलिए। हाँ, काम कौन करेगा? हाँ बेटा, कई पिताओं को भी काम करते हुए देखा है हमने, और कई माताएं भी काम करती है, कई दोनों काम करती है। हमने एक घर देखा था जिसमें घर के बाहर तो माता झाड़ू लगा रही है, और पूरे घर में पूछा कौन लगा रहा है? पिताजी झाड़ू लगा रहा है। रोज का यही सीन है। महिला झाड़ू बाहर इसलिए लगाती है ताकि सबको ये पता लगे घर का काम कौन करती है? माता करती है। और सारा अंदर का काम कौन कर रहा है? पिताजी। लेट लेट के पोछा लगा रहा है, गाना गा रहा है, मार डाला, आवाज भी बाहर तक आती है, मार डाला। पहले लिख लो, लिखने के बाद में कोई प्रश्न आ रहा हो, डाउट आ रहा हो मन में, बिंदास होकर पूछना, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। पहले लिखो, फिर उसके बाद में प्रश्न पूछो। नहीं आ रहा है समझ में तो मैं नाराज कहां होता हूं यार? कब नाराज तो कहां होता हूं यार? मैं कई बार क्या करते कि यार आप है ना मजे लेते हो यार, और मेरे को क्या है कि यार पढ़ाई में मजे नहीं लेने होते हैं। मजे लेने का टाइम अलग होता है, पढ़ने का समय अलग होता है। इन 11 में से ही एक होगा। टोटल तो 8 होती है, टोटल तो 8 होती है। 16 का 50% भी 8 होगा, तो टोटल तो 8 होगी। नहीं, 11 के 5 नहीं भाई, 6 होगी, फिक्स है ये तो 6। फिर 50% होगी नहीं ना। फिर जब भी आपका रेशियो 50% से कम आ रहा है तो आप कम नहीं कर सकते, उसको बढ़ा के कर सकते हो आप। देखो भाई, निर्वाचित में तो 6 ही आ रही है ना, निर्वाचित में तो 6 आ रही है, और टोटल में कितनी आ रही है? 8 आ रही है। तो आपसे निर्वाचित में पूछ रहे तो 6 हो गई है, और टोटल जो है, टोटल का कितना होगा? 50। दोनों का 50% है, 16 का भी 50% है, और निर्वाचित 11 का भी 50% है। दरअसल में क्या था, पहले 15 मेंबर थे स्टार्टिंग में, लेकिन 2015 में जब इसका पुनर्गठन किया था तब इनकी संख्या 16 की थी। कारण था, मैं बताता हूं ना आपको कौन सा जोड़ा था। पहले क्या था, शिक्षा शास्त्री या बच्चे में से एक को लेते थे, या तो शिक्षा शास्त्री या उच्च कक्षा का कोई बालक। अब क्या कर दिया है, यदि एमएलए अपना प्रतिनिधि नहीं भेज रहा है तब आपको दोनों ही रखने पड़ेंगे। फिर आपको ये चेंज हुआ है इसमें।
2015 में इसका पुनर्गठन किया गया था, उसके बाद से आपके 16 हुए हैं। दरअसल में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। जो अपना वार्ड का पंच होता है, अपन वार्ड मेंबर बोलते हैं इसको वार्ड पंच भी कहते हैं, और वार्ड पंच को ही कई जगह पर क्या कहा जाता है, सभापति। तो ये तो एक ही है। ये तो आप चाहे वार्ड पंच कह दो, चाहे वार्ड सभापति कह दो, और चाहे वार्ड सदस्य कह दो, ये तो वार्ड पंच है ये तो। और जो अध्यक्ष है वो है एसएमसी का अध्यक्ष। ये सभापति किसका है, एसएमसी का थोड़ी है, वार्ड का सभापति है ये तो दोनों अलग है। ये कंफ्यूज नहीं होना भाई, इसको वार्ड का सदस्य भी लिख सकते हो आप। हाँ जी, दरअसल दोनों होते हैं, एक एक, एक मेल एक फीमेल, दोनों। आए हाय हाय, रुको जरा बेटाओ, रुको जरा। मतलब फीमेल का नाम सुनते ही तो कैसे मतलब जेंटलमैन बन जाते हो एकदम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पीड़ा को समझ सकता हूं मैं, है ना। जो दुख है, कष्ट है, उसको मैं नहीं समझूंगा, फिर कौन समझेगा फिर। लिख लिया भाई, सबने लिखा है। मन नहीं लग रहा भाई उसका, तू कोई इलाज कर दे यार उसका, है ना। चलिए करेंगे आगे। एक मिनट प्लीज, बातें नहीं करें, एक बार सुनने दे एक बार प्लीज। हाँ, क्या कह रहे थे। 12वां निर्वाचित सदस्य कौन होगा। निर्वाचित भी हो सकता है, मनोनीत भी हो सकता है ना। कौन होता है, निर्वाचित भी हो सकता है और मनोनीत भी हो सकता है। और बढ़िया जो बात है आपकी, वो आपने जवाब दिया है कि ये जो महिला जो प्रतिनिधि है, अमूमन हम इसको किस रूप में शामिल करते हैं, निर्वाचित सदस्य के रूप में। तो 11 और एक कौन सा हो गया, 12 हो गया है आपका। तो 12 हो गया ये, 11 पिछली बार हो चुके हैं अभिभावकों में से। तो 11 और एक कितने हो गए आपके, 12। लिखा गया आप लोगों ने। अच्छा, ये बाकी था अभी। विद्यालय की महिला शिक्षिका, अच्छा अनिवार्य है बेटा। कई स्कूल ऐसे होते हैं जब महिला टीचर ही नहीं होते। हमारे जो टीचर है ना, मेल टीचर, वो स्कूल के गेट पर खड़े खड़े गाना गाते रहते हैं। अब वो मुझे नहीं पता कौन से वाला। देखो, महिला शिक्षिका दरअसल में जो बच्चियां जो स्कूल की होती है, उन बच्चियों की प्रॉब्लम को सुनने का काम, उनसे डिस्कशन करने का काम, उनकी हेल्थ जो इश्यूज होते हैं उनको सामने लाने का जो काम है, वो लड़कियां के लिए मैडम को अपॉइंट करते हैं। क्या बेटा, आपको नहीं पढ़ाया ये तो बेटा अधिकांश लोगों की समस्या है ये तो। अच्छा, स्कूलों में पढ़ाती थी। अच्छा, उत्कर्ष में नहीं पढ़ाती है। तो इसका लिखो, मैसेज लिखना कोई इसका एक, कि कृपया करके हमारे लिए व्यवस्था की जाए मेरे छेदी लालो, मैं समझ रहा हूं सारी तुम्हारी फीलिंग्स अभी। लिख लिया आप लोगों ने। नोट करके हमें एक लाइन ऐड करनी है। नहीं तो आप लिख लो ना, मैं मना थोड़ी कर रहा हूं यार। मैं तो केवल ये कह रहा हूं कि नोट करके एक लाइन लिखनी है, और उसमें लिखना है साहब, निर्वाचित अभिभावक सदस्यों में से, निर्वाचित अभिभावक सदस्यों में से, निर्वाचित अभिभावक सदस्यों में से अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को चुना जाता है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे,
अध्यक्ष दूसरा लिखा है उपाध्यक्ष तथा सचिव आम सभा एवं कार्यकारिणी दोनों के समान होते हैं। मतलब जो अध्यक्ष है, जो उपाध्यक्ष है और जो सचिव है वो दोनों के एक ही होते हैं। दोनों के अध्यक्ष एक ही होते हैं, दोनों के उपाध्यक्ष एक ही होते हैं और दोनों के सचिव भी एक ही होते हैं। सचिव को संस्था प्रधान लगाते हैं और अध्यक्ष उपाध्यक्ष लगाते हैं माता एवं पिता को। किसी कारणवश यदि आपका अध्यक्ष वहां पर उपस्थित नहीं है, हो सकता है नहीं है, तो उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष जो होगा वो अध्यक्षता करेगा। किसी दिन मीटिंग आपने बुलाई, अध्यक्ष, हाँ बताऊंगा ना, तो रुको तो सही जरा एक बार। अध्यक्ष नहीं आया, उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों नहीं है तो जो कार्यकारिणी है वो अपने में से जिस माता पिता को उस दिन अध्यक्ष की जिम्मेदारी देगी वो अध्यक्ष की भूमिका निभाएगा। तीसरी कंडीशन भी होती है, यदि आपका सचिव मीटिंग वाले दिन नहीं आया तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस स्कूल का जो सबसे सीनियर टीचर होगा, जो वरिष्ठ टीचर होगा, उसको किसकी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी उस दिन? सचिव की। तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, दोनों की उपस्थिति में कोई भी जो माता पिता होगा जिसको कार्यकारिणी अपॉइंट करेगी केवल उस दिन के लिए, वो अध्यक्षता करेगा। और यदि आपका सचिव नहीं है किसी कारणवश, तो जो स्कूल का वरिष्ठ टीचर होगा वो किसकी जिम्मेदारी संभालेगा? सचिव की जिम्मेदारी संभालेगा। तो ये तो आपको पता है, प्रोटोकॉल है ही हमारे यहाँ। तो लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा, और उपाध्यक्ष नहीं है तो भैया कोई और जो सीनियर जो होगा वो वहां पर आपका अध्यक्षता करने का काम करेगा। तो ये तो आपने दोनों देखा, अध्यक्ष उपाध्यक्ष और जी हां सचिव के बारे में। अब यहां पर हम एक लाइन और लिख देंगे और उसमें चाहो तो आप स्ट्रेट करके लिख देना दोनों के लिए, क्योंकि दोनों में आएगा ये। तो आप उसमें लिखेंगे साहब अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा, अध्यक्षता करेगा, लेकिन दोनों की अनुपस्थिति में, लेकिन दोनों की अनुपस्थिति में कार्यकारिणी द्वारा मनोनीत किया कोई अभिभावक सदस्य, कोई अभिभावक सदस्य सभा की अध्यक्षता करेगा। दूसरी लाइन में लिखेंगे सचिव की अनुपस्थिति में, सचिव की अनुपस्थिति में विद्यालय का कोई भी वरिष्ठ शिक्षक सभा हेतु सचिव के रूप में मनोनीत होगा। लेकिन केवल एक दिन की व्यवस्था है, ये कोई परमानेंट व्यवस्था नहीं है। कई बार हो जाता है कि अध्यक्ष भी नहीं आया, उपाध्यक्ष भी नहीं आया, तो जिम्मेदारी किसी और पेरेंट्स को दे दो। सचिव नहीं आया है, उनकी अनुपस्थिति में
जो भी आपका वरिष्ठ टीचर होगा वो इस जिम्मेदारी को संभालेगा। ये व्यवस्था आपने कर रखी है। डार्लिंग थोड़ा रुक यार, अभी बात ठीक है ना अभी तो। अब आप बताओ, ये एक साथ थोड़ी पॉसिबल है, ये आएगी तो एक एक करके आएगी भाई, एक एक करके तो आएगी। आप उधर बात मत करो, मैं आपका प्रश्न जवाब में दे रहा हूं। यदि मेरे को केवल चेक करना है तो बैंक में खाता खुलता है एसएमसी का, जिसका पैसा निकालते हैं दो व्यक्ति, एक होता है अध्यक्ष और एक होता है सचिव, दोनों के साइन से। लेकिन वो चीजें आएगी तो एक एक करके आएगी यार, एक साथ थोड़ी बताऊंगा। अभी तो कार्यकारिणी पूरी नहीं हुई है, अभी तो ये भी नहीं पढ़ा, ये भी नहीं लिखवाया कि दोनों में 50% मेंबरों का महिला होना जरूरी है। तो आएगा, एक एक करके आएगा। अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार, कोरम नहीं पढ़ा, निर्णय नहीं पढ़ा, बैठक में कितने मेंबर होना जरूरी है, अभी तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार। तो थोड़ा आप धैर्य धारण करोगे तभी तो मजा आएगा ना फिर। भाई एक बार थोड़ा धैर्य धारण करो, देखो नंबर तो एक एक करके आएगा यार। अब आप कहोगे मैं सारे एक चीज ही बता दूं, कैसे होगा पॉसिबल ये? अभी तो ये भी नहीं पढ़ा अध्यक्ष कौन से काम करेगा, सचिव कौन से काम कर, अभी तो पढ़ा क्या है? अभी मेंबर ही तो बताए केवल, अभी तो जिज्ञासा है। एसएमसी का अकाउंट होता है और उस अकाउंट से ना तो केवल अध्यक्ष पैसा निकाल सकता है, ना केवल सचिव निकाल सकता है। दोनों के हस्ताक्षर जब तक नहीं होंगे तब तक एक भी पैसा वहां से निकाला नहीं जा सकता। हाँ जी, नियम तो यही है, लेकिन क्या होता है कि जो एसएमसी का सचिव होता है बहुत चालाक व्यक्ति होता है। वो कभी जब अकाउंट खुलता है तब कभी सचिव को लेके नहीं जाता, वो सॉरी अध्यक्ष को लेकर नहीं जाता, वो साइन खुद ही करता है उसके। क्यों? क्योंकि यदि ऐसा हो जाए तो अध्यक्ष की बिना पूछे फिर आप एक पैसा खर्च नहीं कर सकते फिर, और खर्च करोगे तो उसको बताना पड़ेगा कि आपने पैसा कहां कहां पर खर्च किया है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा और उसमें लिखेंगे कार्यकारिणी के भाई आवाज करोगे थोड़ी मजा आएगा फिर यार। क्लास आपकी है, पढ़ना आपको है, प्रश्न भी आपको करने हैं, तो ऐसे नहीं भाई, फिर मजा ही नहीं आएगा पढ़ने का। फिर छोटी छोटी चीजें मिस हो जाएगी, फिर आपको कहोगे गुरुजी ये रह गया। ये कार्यकारिणी के कुल सदस्यों का 50% महिला सदस्य, अब हम ब्रैकेट में उनकी संख्या लिखेंगे 8 होना आवश्यक है। निर्वाचित में 6 थे और इधर जो है उनकी संख्या कितना होना जरूरी है? तो 8 होना जरूरी है। टोटल का 50% और निर्वाचित का 50%। चूंकि अब समय होने को है तो मेरा एक छोटा सा प्रश्न आपसे है, अभी जवाब नहीं दे पाओगे कोई दिक्कत नहीं है, घर से जवाब ढूंढ कर लाना, होमवर्क के रूप में प्रश्न को ले जाना। प्रश्न केवल इतना छोटा सा है कि ये जो एसएमसी गठित की जाती है, चाहे वो आपका कार्यकारिणी है चाहे एसएमसी है, अब इनके सदस्यों को मालूम नहीं होता कि भाई इनको कौन कौन से काम करने हैं, इनके अधिकार कौन से हैं, इनके कर्तव्य कौन से हैं, ये इनको मालूम नहीं होता। तो इनको अपने अधिकार एवं कर्तव्यों को बताने के लिए सरकार के द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम की व्यवस्था की गई है। उस प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम क्या है ये आपको कल ढूंढ के लाना है। अभी है तो अभी दे सकते हो, ऑप्शन तो कल दूंगा, फिर कल थोड़ी दूंगा यार, कल तो घर से ढूंढ के लाओगे आप लोग, कल ढूंढ के लाना। धन्यवाद, जय हिंद और जय भारत।